हेलो। ओके। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। एक बार फिर से आपका अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है जो भी साथी आ चुके हैं। चलिए, जिस प्रकार से आपका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आप अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं, और मेरी ओर से भी जो पहले जो मान लो थोड़ी बहुत मिस मैनेजमेंट की जो गलतियां रही वो भी सुधार करने के बाद आपको भी अच्छा लग रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए मैं ना तो अब आपको लाइक के लिए कहूँगा ना शेयर के लिए कहूँगा। आप बस आराम से क्लास देखें और उसके बाद ही जो है आप जो इच्छा हो वो कीजिए। मुझे कहने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कल मेरे एक बहुत ही अजीज स्टूडेंट ने कहा कि सर आप जो कंटेंट दे रहे हो ये वास्तव में बहुत बेस्ट है, आप इस चीज को समझें। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, आप जो करवा रहे हो उसका बहुत फायदा हो रहा है। तो आप भले ही लाइक शेयर का मत बोलिए, आप तो सर कंटेंट और बढ़िया लाओ, पेपर का स्तर जो है हमें हर तरह का स्तर जो है आप दीजिए। तो मेरा ध्यान भी उसी पे है, इसीलिए आज का पेपर थोड़ा सा आपको मतलब यूं सरल से कठिन की ओर चलते हुए दिखाई देगा। अच्छा पेपर है, तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी आ गए हैं और हम स्टार्ट करते हैं आज का पेपर नंबर 18। इसमें भी 150 क्वेश्चन, और देखते हैं आज कौन जीतता है। तो कल मैंने आपने आंसर की भेजी थी, देखी नहीं है तो आंसर की आप बनाते रहिए। पेपर की पीडीएफ आज और नहीं डालूंगा, कल संडे है, कल डाल दूंगा, यहां तक कि जितने भी पेपर हैं सारी डाल दूंगा, ठीक है, आज और नहीं। चलिए, तो माँ सरस्वती का नाम लेकर हम स्टार्ट करते हैं। वंदे वाणी विनायको। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 ये संशोधित हुई थी 1988। तो दो जीके के क्वेश्चन यहीं क्लियर हो जाते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी, 1952 में बनी थी, और संशोधित होने के बाद वो 1988 में आई। उसके अनुसार कुल भूभाग का जो वन क्षेत्र होना चाहिए वो कितना है? तो लगभग 33%, लगभग 35%, लगभग 90%, या लगभग 50%। तो राइट उत्तर क्या होगा इसमें बताएं। देखिए, आपने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया होगा। 33% भूमि जो है वो वन क्षेत्र जो है वो 33% भूमि पर दिखाई देता है, यह वर्तमान में है। चलिए, उसके बाद आप देखेंगे कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल कितना है आप जानते हैं, 342, 239 है ना, ये डाटा है रहता है। का लगभग भाग वन क्षेत्र में आता है, कितना परसेंट भाग जो आता है बताओ। देखिए, और कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, ये जो क्षेत्रफल है ये वन क्षेत्र है अपने टोटल 9.56% क्षेत्र है, शायद जहां तक मुझे याद है ये डाटा, ये है 9.56%, 9.56%। ठीक है, और इसका जो स्थान है वो 10वां स्थान, राजस्थान राज्य कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग वन क्षेत्र में आता है, कितना, 10वां भाग, है ना। एग्जैक्ट क्या है, 9.56%, 9.56 ऐसा यूं कह सकते हैं परसेंट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र, राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहां है और कम वन क्षेत्र जो है वो कहां पर है, दोनों में से आपको उत्तर बताना है। आप उत्तर बताएंगे तो मैं आपको कुछ एक नई चीज भी बताऊंगा यहां पर। तो पहले तो आप इसका उत्तर बताएं कौन सा राइट होगा, आप बताएं, देखें। हाँ, शानदार क्वेश्चन होते हैं वो शानदार तरीके से ही हल करने चाहिए। बता दिया, यहां पर ये पूछ रहा है राज्य में, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा, उदयपुर बीकानेर होगा, या उदयपुर जैसलमेर होगा, या उदयपुर चूरू होगा, या क्या होगा? तो आप, ये फोन डिस्टर्ब कर रहा है, इसको शांत करना पड़ेगा। हाँ, बताओ, देखें। तो आप जानते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उदयपुर चूरू होगा, क्योंकि बीकानेर से भी कम जो वन क्षेत्र है वो कहां पर है, चूरू में है। क्लियर है, उदयपुर और चूरू, सर्वाधिक कहां हो गया, उदयपुर, और सबसे कम वन क्षेत्र जो है वो कहां हो जाएगा, चूरू हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और जो 2019 की जो वन रिपोर्ट थी भारत की, उसके अंदर जो राजस्थान के 3 जिले शामिल थे, उसमें आपको पता होगा कि चूरू है, नागौर भी है, चूरू के साथ में नागौर है उनका। अच्छा, पहले तो ये प्रश्न आ गया, फिर मैं बताता हूं आपको कि उनका जो क्रम है वो क्रम किस प्रकार से दिया हुआ है। तो उस क्रम को अगर देखते हैं ना, ये फोन डिस्टरबेंस, इसको बंद करना पड़ेगा। हाँ जी, अब कोई डिस्टरबेंस नहीं है।
ओके, ठीक है। चलिए, तो हम देखेंगे उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। चौथा क्वेश्चन है, उड़न गिलहरी जो है वो किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे मैंने एक मैसेज देखा था, आप जानते हैं गौरव सिंह जी का बहुत बढ़िया चीज है कि अभी एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे आप लोग बेसिक को क्लियर करने का प्रयास करें। बेसिक क्वेश्चन में गलती होगी तो आप जो नुकसान में रहोगे। उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में। हाँ, मैं वो एक क्वेश्चन पे चर्चा कर रहा था कि जो 2019 भारत की वन रिपोर्ट है उसके अनुसार जो सघन वन क्षेत्र है, कौन सा वन क्षेत्र है, सघन वन क्षेत्र। तो सघन वन क्षेत्र में आप यूं मानो को जो 3 न्यूनतम वाले जिले हैं उसमें जोधपुर है और चूरू है और नागौर है। ये 3 जिले आप पढ़ेंगे किताबों में, जोधपुर, चूरू और नागौर। लेकिन खैर ये प्रश्न भी आगे मैं अब डालूंगा, तब इस पर विशेष विशेष चर्चा करेंगे। गोडावण जो है, हमने उस दिन प्रतीक चिन्ह भी पढ़े थे। गोडावण किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। तो सबसे पहले जो शुभंकर था, गोडावण कहां था, बस उसी से आपको उत्तर मिल जाएगा। और वो उत्तर क्या होगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा उत्तर होगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि राष्ट्रीय मरु उद्यान किन 2 जिलों में फैला हुआ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और क्रमबद्ध चलने वाले क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो किन जिलों में फैला हुआ है। तो बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो इससे सरल क्वेश्चन मैं नहीं समझता कि मिलेगा आपको। ठीक है, वो कौन सा है, जैसलमेर और बाड़मेर जो है वो है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की जो वन नीति है, और वो वन नीति कौन सी है, 2010। इसमें राज्य के संपूर्ण भूभाग, जो कुल भूभाग है उसके कितने प्रतिशत को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था। कितने प्रतिशत क्षेत्र को वृक्ष से परिपूर्ण या वृक्ष से सघन करने का लक्ष्य रखा गया था। 10, 20, 33 और 50%। तो आपके दिमाग में इसका उत्तर चल रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। इसका उत्तर क्या होगा, 20%। क्या उत्तर होगा, 20%। सेवण घास किस जिले में पाई जाती है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, हम पढ़ते आए और जो लोग पश्चिमी राजस्थान से संबंधित हैं उनको लिए तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि सेवण घास जो है वो किस जिले से संबंधित है और ये कहां पाई जाती है, ये भी आपको पता है, जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर के बॉर्डर वाला इलाका है क्या। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये कौन सा इलाका है जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, वो इलाका कौन सा है। क्योंकि आजकल देखो हमारे ये पेपर है ना, हमारे ये पेपर जो हैं वो टॉपिक वाइज है। मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूं कि हमारे ये पेपर्स जो हैं वो टॉपिक वाइज हैं। और टॉपिक वाइज जब क्वेश्चन चलते हैं, तो आपको पता है कि ये मानवीय स्वभाव है, एक जैसी चीज से हम बोर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास ये है कि थोड़ा मिक्सअप कर दिया गया है करंट जीके को और राजस्थान जो पार्ट है हिस्ट्री और ज्योग्राफी को, ताकि आप बोर भी ना हो और आपको बढ़िया पेपर भी लगे। लेकिन जैसे ही अपने ये आज चौथा पेपर है, इसके बाद लगभग 3 या 4 पेपर और हैं। ठीक है, अपने टॉपिक वाइज 3 पेपर या 4 पेपर, 8 पेपर। उसके बाद जो पेपर होंगे वो सारे के सारे संपूर्ण पाठ्यक्रम के होंगे। उसमें आपको वास्तव में बहुत आनंद आएगा। और दूसरी एक बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, जिस दिन वीडियो अपलोड हो कोशिश करें उसी दिन देख ले। इसका कारण यह क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ना तो आपके दिमाग में और कई चीजें आएगी कि अरे यार ये पढ़ लेता हूं, वो पढ़ लेता हूं। इससे अच्छा फटाफट करियो सो काम भजियो सो राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान, कौन सा राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों से बीड़ियां बनाई जाती है। और तो गुरुजीमान राजस्थान बिल्कुल सबसे ज्यादा विशेष था है। बताओ बताओ बीड़ियां क्यों बने, सागवान, धोकड़ा, सालर या तेंदू। तो आप बिल्कुल इसका उत्तर देखेंगे तेंदू। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, तेंदू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आभूषण व उसे पहने जाने वाले अंग को सुमेलित कीजिए। अब ये टॉपिक में नहीं है प्रश्न, लेकिन एकदम से मैंने एक प्रश्न डिलीट किया था। पेपर को देखो मैं 4-4 बार चेक करता हूं और लगभग इसमें से 20-20 क्वेश्चन वापस हटाता हूं कि नहीं अच्छे क्वेश्चन और डालने। फिर भी सबको संतुष्ट करना तो इम्पॉसिबल है। मैंने बड़े बड़े जो टीचर्स देखे हैं
मतलब जो बहुत प्रसिद्ध टीचर्स हैं उनको देखा है, उनके वीडियोस पे भी वो बात है कि सारे संतुष्ट नहीं होते। तब मुझे लगता है कि फालतू सबको संतुष्ट करने के लिए का प्रयास करूंगा ना, तो मैं खुद डिप्रेशन में जाऊंगा। इससे अच्छा है कि सबको संतुष्ट तो किया नहीं जा सका, छोड़ो, जो कर रहा है वो करने दो। लेकिन ये है कि जो 99.99% स्टूडेंट्स जो है वो संतुष्ट है इन पेपर से, ये अच्छी बात है। कल मैंने एक छोटा सा पोल भी टेलीग्राम पे डाला था। तो आज ये एकदम से वो क्वेश्चन हटाया, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा हटके प्रश्न पूछ लेते हैं, देखते हैं इसके लिए भी तैयार है क्या, क्योंकि वैसे अभी आप 1 महीने से तैयारी कर रहे हो। तो अब आप बताओ कि ये आभूषण और उसको पहने जाने वाले जो गहने हैं, इनको आप जो है मिलान कीजिए कि कौन सा जो है वो कहां पहना जाता है, और आप उत्तर बताएं। बताओ देखें। तो आप बिल्कुल, आपको पता लग गया होगा। बाकी लड़कों के लिए तो ये थोड़ा टफ है, महिलाओं के लिए बहुत बड़े। बोरला कहां पहना जाता है? सिर में पहना जाता है, ठीक है। और जो लटकन है, लटकन पहनी जाती है। लटकन अब हमें याद नहीं होते थे, तो हम क्या कि चुन्नी चौप नथ लटकन वारी, इस प्रकार से चुन्नी चौप नथ लटकन वारी, यूं करके ट्रिक्स हेड कर। और उस टाइम में वो किताब आती थी राय की, आपको पता है, राय की गाइड आती थी, वर्तमान में तो ज्यादा प्रचलन में नहीं है। तो उसमें एक साथ लिखा होता है, तो तेड़ियो ततुड़कू, है ना, इस प्रकार से, मतलब 5-5 को। और याद करने का तरीका क्या था, जैसे 5 नाम है तो पहले 5 को रटता, जैसे चुन्नी चौप नथ लटकन वारी, चुन्नी चौप नथ लटकन वारी, फिर छठे सातवें को ऐड किया, फिर चुन्नी चौप नथ लटकन वारी, आगे 2 और ऐड किया, है ना। यूं करते 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 40-40 की ट्रिक लगातार रटते। इनको रटने के सिवा कोई धंधा ही नहीं था, ठीक है। कईयों को समझ में आ जाता है, जो एकदम प्योर गांव से बिलोंग करते हैं वो तो फिर भी जानते हैं, लेकिन नहीं आता है अब मेरे जैसे बड़े आदमी को, तो क्या करे बताओ। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी, जंजीर जो है वो कमर में, ठीक है। और उसके बाद में है तोड़ियो जो पहना जाता है वो पैर में पहना जाता है। तो क्या हो गया? 2 3 4 1। तो कहां पर है? ये रहा, 2 3 4 और 1। तो ये इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो इसका राइट आपने सही किया होगा। ये मेरे लिए थोड़ा टफ प्रश्न है, आप लोगों के लिए नहीं है। इंदिरा रसोई योजना कौन सी योजना है? इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली अनुदान की राशि 12 रुपए से, पहले 12 रुपए थी, बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? खाइए क्या कभी रोटी? बिल्कुल, मैंने तो खुद ने, अब यूं मान लीजिए, मैंने तो टेस्ट करके देखी हुई है, बिल्कुल देखी हुई है। आप कहोगे सर ये ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ योजनाएं बहुत अच्छी चलाई जाती है सरकार के द्वारा, लेकिन वो अमली जामा पहनाया नहीं जाता उन्हें। तो बिल्कुल कभी, अब देखो वो क्या कहते हैं कि किस जगह पर है, कहां पर है, आसपास साफ सफाई कितनी है, वो तो चीजें मायने रखती है। लेकिन हमारा उद्देश्य खैर जीके है, मैं भटक जाऊंगा जीके से, ठीक है। तो 12 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? आज मैंने एक ऐसा ही क्वेश्चन डाला था टेलीग्राम पे। जो बाल गोपाल योजना के तहत जो दूध पिलाया जा रहा है बच्चों को, वो पहले मंगलवार और शुक्रवार था। क्या था पहले? मंगलवार और शुक्रवार था, ठीक है। अभी जो है आप जानते हैं कि सुनने में यही आ रहा है, और शायद ये 4-5 दिन पहले की बात है, इसको चेंज करके बुधवार है, इसको चेंज करके बुधवार कर दिया गया है, ठीक है। जैसे ही मुझे थोड़ा सा ऑथेंटिक एकदम प्रमाण मिल जाता है कि कोई जैसे कोई जारी किया हुआ कोई सरकारी दस्तावेज मिल जाता है, तो मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूं, आप बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत गजब प्रश्न है और लेटेस्ट जुड़ा हुआ प्रश्न है। 1 से 5 तक के बच्चों को कितने मिली, 150 मिली दूध पिलाया जाता है क्या? 6 से 8 से 200 मिलीलीटर दूध पिलाया जाता है क्या? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन है कि इंदिरा रसोई योजना में पहले जो है वो 12 रुपए दिए जाते थे, उसे बढ़ाकर जो अनुदान की राशि है, ठीक है ना, अपने से नहीं ले रहे, अनुदान की राशि कितनी कर दी है? 17 रुपए कर दिया आपने। हो सकता है ये सही आंसर दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान को, कितना तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? हम ऐसे सरल प्रश्नों को अक्सर छोड़ देते हैं, और उनको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में बहुत बढ़िया क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। बताओ देखें इसका राइट उत्तर क्या होगा? 10 अप्रैल 2013, 26 जनवरी 2013, 14 जनवरी 2012 या 9 जनवरी 2012? तो कौन सा राइट उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा, आपने देख लिया होगा, 9 जनवरी 2012 को इसको तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत का तीतर नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? रेत का तीतर नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? यह किस अभयारण्य में पाया जाता है? सबसे पहले ये भी, पक्षी कौन सा है और किस अभयारण्य में पाया जाता है?
बताओ देखे कौन सा है। तो वो है बटबड़ पक्षी। कौन सा है? बटबड़। और वो कहां पाया जाता है? गजनेर अभयारण्य में पाया जाता है, जिसे बोलते हैं रेत का तीतर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, श्याम बगीचा और श्याम कुंड। एक श्याम बगीचा है और एक श्याम कुंड है। प्रश्न बहुत सरल है, आप लोग यहां गए हुए भी होंगे लेकिन फिर भी याद नहीं रहता है ना। लेकिन अब आज के बाद आप सबको याद रहेगा, श्याम बगीचा श्याम। तो यहां पे ये रहे श्याम जी, है ना। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, समझ गए। तो ये है खाटू श्याम जी में श्याम बगीचा और श्याम कुंड। सरल हो, बेसिक हो, आसपास के हर क्वेश्चन को उठाने का प्रयास है। खलकाणी माता गर्दब मेला, ये कहां पर लगता है, कहां आयोजित किया जाता है? खलकाणी माता गर्दब मेला जो है झुंझुनू, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ या फिर जयपुर। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं जहां तक समझता हूं ये गलत कोई नहीं करेगा, है ना। कहां लगता है? चाकसू में लगता है क्या? बताओ देखे, चाकसू में लगता है क्या? निम्नलिखित में से गलत कौन सा है? इसमें से एक गलत है। गलत युग। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में है क्या? बादशाह का मेला ब्यावर में है क्या? मरु महोत्सव बाड़मेर में है क्या? सारणेश्वर जी का मेला सिरोही में है क्या? तो बताएं देखें आप। तो इसमें से आपने उत्तर दे दिया होगा मरु महोत्सव जो है बाड़मेर में नहीं है, बल्कि कहां है? जैसलमेर में लगता है। कहां लगता है? जैसलमेर में लगता है। बाकी सारणेश्वर जी का मेला भी सिरोही में लगता है। बाकी तीनों के तीनों सही है। तेजा दशमी कब मनाई जाती है? तेजा दशमी जो होती है वो कब मनाई जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ देखें। श्रावण शुक्ल दशमी, अश्विन शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, कार्तिक कृष्णा दशमी, कब? तो ये कौन सी दशमी होती है? भाद्रपद दशमी। ठीक है। तो देखो, ये एक चीज है कि आपको जितने भी ये हैं क्या नाम है, त्योहार की तिथियां, ये एक प्रश्न देकर जाती है। और अगर आपने रट रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रट रखी है तो बिल्कुल रटने का प्रयास करें। जैसे मान लो, बहुत है, अब मैं किस किस को बताऊंगा, समझ रहे हो। मैं बहुत सी चीजें ट्रिक से सेट करनी पड़ेगी। अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हो सकता है आपकी अगर डिमांड रही तो कल एक ही क्लास में, कल का जो पेपर होगा उसमें मैं आपको सारी ट्रिक्स बता दूंगा। अगर आपको याद नहीं हो रही है, याद नहीं है, तो आप मुझे मैसेज करें, तब मैं मैसेज करूं फालतू। अगर आपको याद है तो फिर उसमें कोई मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर याद नहीं है तो बता दें, ठीक है। बिल्कुल, देखो हर चीज का होता है, मतलब एक फाका, ठीक है, आंसू, केक का, ठीक है, इस तरह से, मतलब हर चीज की एक ट्रिक बना रखी है और उससे क्या है, याद भी हो जाती है। सर आज ही बता दो, आज कौन बताओ? आज अपन पेपर समय पर पूरा करना है। बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? बाबू महाराज, क्या गुरुजी और तो ठाकुर हमारे गांव में एक बाबू महाराज जरूर है, बताओ देखें। बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? भाई यूं मान लो कि बाबू महाराज को लोगों ने धो दिया, इसीलिए क्या हो गया? धौलपुर। बाबू महाराज धौलपुर कहां लगता है? धौलपुर। नेक्स्ट, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको सब पता है कि कोटा में लगता है, दशहरा मेला लगता है, लेकिन किस राजा के काल में यह प्रारंभ हुआ था, यह आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो क्या उत्तर होगा? माधो सिंह। किसके काल में? माधो सिंह जी के काल में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कजली तीज, जिसे हम क्या बोलते हैं? सातुड़ी तीज बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें भी देखो होता है कि मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक बार आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, 3 बार कह दिया, याद रखना पक्का आएगा। इसलिए याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मुझे लगेगा कि हाँ सबको जरूरत है तो मैं 100% आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, वो तो कौन सी हो जाएगी, हाँ। इसमें भी बड़ी तीज कौन सी है, छोटी तीज कौन सी है, ये संस्कृति वाले टॉपिक है ना, बहुत बढ़िया टॉपिक होते हैं। तो ये होता है, क्या है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया। इसीलिए मैं अभी आपको यहां से अभी ट्रिक नहीं बता रहा हूं, ताकि आपको याद नहीं है तो ही बताऊंगा मैं। गिंगा गणगौर जो है, अभी एक इस टाइप का क्वेश्चन आया था, फर्स्ट ग्रेड में आया था या सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था। और गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? बताओ देखिए, ये कहां की प्रसिद्ध है? ढिंगा गणगौर या गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है?
इसमें कईयों के दिमाग वो जोधपुर वाला भी रहता है, लेकिन धिंगा गणगौर या गुलाबी गणगौर जो है ये दोनों एक मतलब उदयपुर और नाथ द्वारा की प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन समुदाय द्वारा जो पर्युषण पर्व, जैन समुदाय का भी एक पर्व है पर्युषण पर्व, जिस माह में मनाया जाता है वो माह कौन सा है? अश्विन है, ठीक है, या फिर श्रावण है, कार्तिक है, भाद्र मास है, कौन सा मास है बताओ देखें। तो वो मास है, बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है, भाद्र मास। कौन सा मास है? भाद्र मास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान एवं अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। अब आनंद मनावे क्यों कोना हुआ आनंद? खीर अगर मालपुआ खाने मिले सबने आनंद आवे। तो बताओ देखें कौन सी अमावस्या होती है वो? तो वो अमावस्या होती है हरियाली अमावस्या। कौन सी अमावस्या होती है? हरियाली अमावस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है? किसे कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया? ये प्रश्न छप गया समझ लो एग्जाम में, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये प्रश्न एग्जाम में आप यूं मान लो छप चुका है, बस क्लियर बता रहा हूं आपको। ठीक है ना? हाँ, कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और कविता बड़ी मीठी होती है, ठीक है, ये निर्मोही लोगों के काम की नहीं होती है, इसलिए यह दिया गया था मिठेश निर्मोही को। किसको दिया गया था? मिठेश निर्मोही को दिया गया था। कुंवारी कन्याएं सफेदी पुती दीवारों पर 15 दिन लगातार गोबर से आकर उकेरती है, गोबर से आकर उकेरती है, उनके पूजन करती है। सफेद पुती दीवार 15 दिन लगातार गोबर से आकर उकेरती है, ठीक है, उनके पूजन करती है। इसे क्या कहा जाता है? गोडलिया, सांझी, अटेलिया या मांडना? अब ये प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया है, बताओ उसे क्या बोला जाता है? मुझे संस्कृति वाले टॉपिक अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये टॉपिक ऐसे होते हैं, ये टॉपिक चाहते हैं अपनी रुचि चाहते हैं, बिना रुचि के ये टॉपिक ऐसे क्लियर कभी होता ही नहीं है। सांझी, क्या बोलते हैं उसे? सांझी। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र? अब ये तो ऐसे प्रश्न हैं जो 2010 के बाद से कंटिन्यू एग्जामों में पूछे जाते हैं, बताओ देखें कौन सा है? दरी निर्माण के लिए के रूप में प्रसिद्ध है, वो कौन सा है? वो है टोंक। कौन सा प्रश्न है? टोंक। ठीक है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? बताओ देखें, सुथार परिवार, गहलोत परिवार, शेखावत परिवार या फिर सोनी परिवार? कौन सा परिवार है थेवा कला के लिए? सुथार, थेवा कला के लिए आपने लिख दिया होगा सोनी परिवार जो है वो प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा है? सोनी परिवार। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, सोनी परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, पाणिरा रुखाड़ के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है? पाणिरा रुखाड़ जो रचना का नाम है और उसके लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है, वो किसे प्राप्त हुआ है? सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका उत्तर है कीर्ति, देविका, गोविंद या राजश्री बंदोदकर। बिल्कुल आपको एक उत्तर देना है और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखे होंगे। इसका उत्तर होगा कीर्ति शर्मा। नेक्स्ट, लोवड़ी अथवा हरणी आदि गीत गाए जाते हैं बालिकाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा, स्त्रियों द्वारा या फिर लड़कों द्वारा? किसके द्वारा ये गीत जो हैं वो गाए जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। लोवड़ी और हरणी तो ये गाए जाते हैं लड़कों द्वारा, लड़कों द्वारा। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? नवीन सिन्हा, संभाजी शिवाजी शिंदे, पंकज मित्तल, अमिताभ राय? बताएं देखें कौन है वो व्यक्ति जिसे नए मुख्य
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है और उसका नाम है पंकज मित्तल। पंकज मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा माना जाता है? उत्तरी मेवाड़, मेवाड़ में भी कौन सा है? उत्तरी मेवाड़। वहां पर भीलों का सबसे प्रसिद्ध गीत कौन सा माना जाता है? हम सीढ़ो। कौन सा होता है? हम सीढ़ो। देखो, आप लोगों की तैयारी निश्चित रूप से बहुत अच्छी है, आत्मविश्वास को बनाए रखें। और एक चीज मैं और बता दूं कि अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट, मतलब नहीं, आप श्योर हो कि सर ये आपने इसका उत्तर ये बताया जबकि हमने इस किताब के अंदर ये पढ़ा है, ये देख लीजिए हमारे पास ये बात है, उसी प्रश्न के बारे में कमेंट करें ताकि मैं चेक करूंगा। जैसे मैंने देखे कुछ कमेंट ऐसे आए हुए हैं जो बोला सर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, जबकि वो गलत है ही नहीं, वो एकदम सही आंसर है। जहां तक है कि आपके इस पेपर को मैं 2 से 3 बार एक बार जांच लेते हैं, कोई एक आध मिस्टेक आ जाए तो आ जाए, वैसे आने के चांसेस बहुत कम है, और वो भी किसी किताब में गलत लिखा हुआ है इस कारण से आ जाए तो आ जाए, बाकी कोई गलत आएगी ही नहीं। ठीक है। दूसरी बात, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उससे आप लोगों की तैयारी अच्छी है। देखो, कोई कहे कि हम बहुत विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, फालतू बात है और कुछ बात नहीं है। आपका नॉलेज हमसे ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? नॉलेज आपका ज्यादा है, अनुभव हमें ज्यादा हो सकता है, नॉलेज आपका ज्यादा है। आप रात दिन 8-8 10-10 घंटे लगे हुए हो पढ़ने में, बराबर आप 8 घंटे में कितनी नई चीज पढ़ते हो। हमें तो जो कंटेंट आपको पढ़ाना है, सिर्फ उस कंटेंट के आसपास इर्द गिर्द की चीजों को पर फोकस करके आप तक पहुंचाते हैं और आपको ये बताते हैं कि ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, आप लोगों की पकड़ भी हमसे बहुत अच्छी है, और अपने पर मतलब विश्वास रखें, अंतर कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा आप घबरा जल्दी जाते हो, और हम जो टॉपिक पता है इतना सा क्लियर करके आना और ये बच्चों को क्लियर करवाना है, तो उसमें हमें दिक्कत नहीं आती। मैं हूं चाहे XYZ कोई भी हो, इसलिए आप बढ़िया तैयारी करके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार बेद कहां का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? चार बेद जो है वो कहां का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? बताओ, देखें कहां का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। जैसलमेर, उदयपुर, टोंक या कोटा? तो एकदम राइट उत्तर देना है आपको। और वो चार बेद कहां का है? टोंक का है। कहां का है? टोंक का है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कलाकार जानकी लाल मांड, या भांड है, मांड थोड़ी, भांड, जानकी लाल भांड है ना? ये इनका संबंध किस जिले से माना जाता है? जानकी लाल भांड का, तो जानकी लाल भांड का संबंध है, कर दूं राइट? नहीं, भीलवाड़ा से नहीं है क्या जानकी लाल भांड का संबंध? जानकी लाल भांड। अब आप जैसे कहोगे सर आप ये जानकी लाल भांड के बारे में हमें पूरा बताओ तो सही पहले। ठीक है, अगर हम, क्योंकि देखो आप देखिए कि अपनी क्लास जो है वो 150 क्वेश्चन की क्लास है, वैसे भी 1.5 से 2 घंटा हो ही जाता है लगभग, तो सभी चीज पर चर्चा करने की बजाय अब जानकी लाल भांड जो है उसके बारे में आपको जो बताना है, ठीक है, मान लो मैं बता दूं कि ये किस शैली से संबंधित है, इनका क्या क्या काम है, तो यहां फिर हम एक ही प्रश्न पे 10 मिनट अगर दे देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मुझे जहां तक लगता है कि बस इसी चीज के बारे में फोकस करना है तो मैं वही बता रहा हूं। फिर भी व्याख्या की बात है तो जैसे संपूर्ण पाठ्यक्रम के आएंगे ना, उस वक्त हम पेपर उसी स्तर के बनाएंगे और कोशिश करेंगे 2 की जगह 3 घंटे लग जाएं भले ही, लेकिन वहां फिर एक एक क्वेश्चन की व्याख्या करेंगे। एक बार आपका टॉपिक वाइज में पूरा सिलेबस क्लियर करवा दूं, उसके बाद हम पूरी व्याख्या करेंगे। तब तक आपको भी पता रहेगा कि भाई ये टॉपिक है मेरे पढ़े हुए नहीं, एक बार मैं इन टॉपिक्स को वापस देख लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मावलिया किस जाति या जनजाति का नृत्य माना जाता है? मावलिया जो है किस जाति या जनजाति का जो नृत्य है माना जाता है? भील, कथोड़ी, सहरिया या फिर मीणा, किसका माना जाता है? तो मावलिया जो है वो किसका है? सहरिया या कथोड़ी? किसका है? कथोड़ी जनजाति का जो नृत्य है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, मांगीबाई और लक्ष्मण दास। अब मांगीबाई आते ही आप लक्ष्मण दास की ओर तो जाएंगे ही नहीं, ये किसके प्रमुख नृत्यकार हैं? मांगीबाई और लक्ष्मण दास। बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया, 13 ताली। किसके? 13 ताली के। किस नृत्य को संरक्षण देने का श्रेय महाराजा गंगा सिंह जी को जाता है? और आप जानते हैं अभी अभी थोड़े दिन पहले ही एक बीकानेर में महोत्सव हुआ है। कौन सा महोत्सव होता है बीकानेर में? वो होता है ऊंट महोत्सव, है ना? ऊंट महोत्सव होता है। उसके बाद में आगे गांव में कतरियासर वगैरह में प्रोग्राम भी होता है। तो वो नृत्य कौन सा? गंगा सिंह जी ने जिसको श्रेय दिया था, अग्नि नृत्य। कौन सा है? अग्नि नृत्य। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य, कौन सा नृत्य है? नाहर नृत्य जो है वो
खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित मानी जाती है, कहाँ प्रचलित है? या नाहर नृत्य चोमू, किशनगढ़, चाकसू, मांडलगढ़ में से कहाँ खेला जाता है? आप इसका सही उत्तर देंगे, वो उत्तर है मांडलगढ़। कौन सा उत्तर है? मांडलगढ़। भीलों द्वारा जो विवाह के अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य है, भीलों द्वारा जो विवाह के अवसर, वो कौन सा नृत्य है? गौरी है, गैर है, हाथी मना है, या फिर नेजा है? बताओ, देखें कौन सा नृत्य है। तो वो नृत्य कौन सा हो जाएगा? हाथी मना नृत्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हाथी मना नृत्य। नेक्स्ट है संत पीर शाह अली। कौन सा पीर? संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताओ देखें, किस ख्याल की रचना की थी? ये प्रश्न तो बहुत अच्छा प्रश्न है। अब अच्छा किसको लग रहा है? जिसने पढ़ रखा है। जिसने नहीं पढ़ रखा उसके लिए कोई अच्छा नहीं है। वो ख्याल है तुर्रा कलंगी ख्याल। ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बारड़जी की हवेली जो अब राजकीय संग्रहालय में परिवर्तित कर दी गई है, ये है कहां पर स्थित? बारड़जी की जो हवेली है अब राजकीय संग्रहालय में परिवर्तित कर दी गई है, कहां पर स्थित है? ये खंडेला, रूपनगढ़, बिजराल या शाहपुर? बताओ कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है शाहपुरा में। कहां पर है? शाहपुरा में। सुप्रसिद्ध कोलवी ग्राम, कौन सा ग्राम है? कोलवी ग्राम प्राचीन बौद्ध गुफाएं, प्राचीन बौद्ध गुफाएं कहां स्थित है? बताओ, देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कोलवी गुफाएं से प्राचीन बौद्ध गुफाएं कहा गया। तो बौद्ध गुफा आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? झालावाड़ आना चाहिए, बांसवाड़ा? झालावाड़। कोलवी गुफाएं कहां पर है? झालावाड़। कौन सा शहर एक समय सीकर की राजधानी भी जाना गया था? मतलब जो सीकर की राजधानी भी रहा था, वो शहर कौन सा है? तो उस शहर का नाम क्या है? उस शहर का नाम है फतेहपुर। कौन सा है वो? फतेहपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को जब इलाज के लिए ले जाया गया तो किस दुर्ग में ले जाया गया था? बताओ देखें, कौन सा दुर्ग था वो? रणथंबोर था, बटनेर था, तारागढ़ था या सिवाना था? तो वो दुर्ग था रणथंबोर दुर्ग। कौन सा था? रणथंबोर दुर्ग। 7 मार्च 1996, कौन सी तिथि है? 7 मार्च 1996 को राजस्थान सरकार द्वारा सुनहरी कोठी को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया। सुनहरी कोठी। लेकिन ये सुनहरी कोठी है कहां पर? सीकर, झुंझुनू, टोंक या फिर कोटा? तो आप इसका उत्तर देंगे। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? टोंक उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा? टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखे, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच छावनी से भागे गए अंग्रेज परिवारों को कहां पर सुरक्षित रखा था? बागौर की हवेली, राजमहल, जग मंदिर या जग निवास? इससे सरल प्रश्न मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। बताओ देखें, शानदार उत्तर होगा। हाँ जी, तो इसका उत्तर बताएं। देखें आप, उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा जग मंदिर। देखो, आज जो आपका सिलेबस है उसमें उद्योग भी टॉपिक डाला हुआ है, लेकिन उद्योग के प्रश्न जो है नहीं डाले, क्योंकि संस्कृति अपने आप में एक इतना बड़ा टॉपिक था कि एक के बाद एक अच्छे क्वेश्चन लेने के चक्कर में उद्योग के फिर 2 या 4 5 प्रश्न डाले जा रहे थे। तो उद्योग जो है वो मैंने कहीं ना कहीं कम कर दिया। ठीक है ना? करंट जी के जो था उसके कुछ 4 5 क्वेश्चन अब और आएंगे। ये क्वेश्चन मुझे लगे कि ज्यादा जरूरी है तो पहले वो ले आए। तो इसमें इस तरह ने सोचे सर आपने टॉपिक वाइज जो है तो एक के क्वेश्चन ज्यादा दे दिए, कम दे दिए, वो टेंशन मत लेना। जो भी टॉपिक के क्वेश्चन कम आएंगे उसके क्वेश्चंस हम अगले पेपर में ऐड कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने तैयारी की, वो तैयारी बेकार नहीं जाएगी। निम्नलिखित में से किसने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022, कल शायद ये आया था प्रश्न या नहीं आया था, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? वो कौन है जिसने SH1 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता? और कितने में? 10 मीटर एयर राइफल, है ना? ठीक है, तो वो है अवनी लखेरा। कौन है वो?
अवनी लखेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरे दीपों का शहर किसे कहा जाता है? कितना अच्छा सुंदर सा प्रश्न है कि सुनहरे दीपों का शहर जो है वो किसे कहा जाता है? बताओ देखें। हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ देखें, सुनहरे दीपों का शहर वो कहा जाता है। हमारे बांसवाड़ा के स्टूडेंट भी ऑफलाइन अटेंड करने आए थे, बांसवाड़ा के, डूंगरपुर के, उदयपुर के, है ना, तो वो बताते थे अपने यहाँ की बातें। आप में से भी कई बांसवाड़ा के स्टूडेंट्स होंगे, तो सुनहरे दीपों के शहर से होंगे। वो कौन है? बांसवाड़ा। तो देखिए अब आपके उद्योग के प्रश्न भी जल्दी आएंगे। ऐसा नहीं है मैंने डाले नहीं है, थोड़े से कम रखे हैं रेशो, तो क्यों आगे बढ़ा देंगे। शाहजहां के शिकारगाह के रूप में प्रसिद्ध, भाई शाहजहां जो शिकार करता था वो प्रसिद्ध जगह तालाब शाही नाम से जो खूबसूरत झील है वो कहां पर स्थित है? बताओ देखें, वो झील कहां स्थित है जो तालाब शाही नाम से जानी जाती है? उदयपुर, राजसमंद, अजमेर या धौलपुर? और ये है उत्तर धौलपुर। जैसे पेपर बना रहे हैं ना, पेपर जैसे आगे टॉपिक आएगा एक दिन 1857 की क्रांति, तो उस 1857 की क्रांति में एक प्रश्न है आजमगढ़ की घोषणा। उस दौरान एक आजमगढ़ की घोषणा, इस तरीके का प्रश्न है जहां तक मुझे याद है। मैं आपको ये अभी इसलिए बता रहा हूं ताकि आप थोड़ी तैयारी करते समय इस चीज को देखें। मैं बताता हूं, एक सेकंड आपको। आजमगढ़ घोषणा चलो हाँ ये प्रश्न है। मैंने ये पहले इसलिए बताया ताकि थोड़ा सा आपको पता रहे कि जो प्रश्न पेपर बना रहे हैं वो इस तरह से एकदम रद्दी पेपर नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और जहां से एग्जामिनर अटेंड कर सकता है, उठा सकता है क्वेश्चन, वहां तक आपको ले जाएंगे हम, है ना। तो आजमगढ़ घोषणा 1857 की क्रांति से संबंधित है, उसकी वो घोषणा कब हुई थी? इस तरीके के प्रश्न 1857 की क्रांति में लाएंगे। मैं क्लियर बताऊं, ये प्रश्न जब मेरे सामने आया उससे पहले मैंने ये प्रश्न कभी नहीं पढ़ रखा था, लेकिन जब ऐसा लगा कि चलो जो बोलते हैं कि पेपर सब सरल बनाते हैं उनको इस टाइप के क्वेश्चन भी बीच बीच में देंगे ताकि उनको पता लगे नहीं कुछ दम है ना। धौलपुर, ठीक है। तो ये इसलिए बताया, तैयारी रखिएगा, 1857 की क्रांति के बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने जिस दिन भी टॉपिक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटी राजाओं की जो ये क्या है, समसतियां, कुछ तो टाइपिंग को समेटे हुए ये एक उद्यान है जो समाधियों को समेटे हुए है क्या? को समेटे हुए एक उद्यान है जो स्थित है, भाई आप जानते हैं ये भाटी राजाओं से संबंधित है, तो ये चारबाग, केशरबाग, महाबाग या महासतियां कहाँ होगा? तो आप जानते हैं ये होगा भाटी राजाओं है बड़ा बाग, जो जैसलमेर में है क्या बड़ा बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल, ये लीजिए साहब उद्योग के क्वेश्चन। प्रथम शक्कर मिल 1932, द मेवाड़ सुगर मिल्स, क्या नाम था? मेवाड़ सुगर मिल्स, स्थापित की गई थी कब, कहां? तारानगर, चूरू, भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़, मैनाल, भीलवाड़ा, भादरा, हनुमानगढ़। इससे सरल प्रश्न तो होगा नहीं, और मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न कोई गलत भी करेगा। बताओ देखें कोई करेगा कि गलत? आपने तो देख मेरा प्रश्न सुनते ही उत्तर दे दिया होगा। मैरिना खादी, क्या है? मैरिना खादी, ये कहां की प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़ की, बीकानेर की, जैसलमेर की या जोधपुर की? मैरिना खादी ये प्रसिद्ध कहां है? जोधपुर की। कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। राजस्थान का सबसे बड़ा सेज कौन सा है ना? एक तरह से कह सकते हैं कि उद्योग धंधों का जोन कह सकते हैं। बीकानेर, जोधपुर, अलवर या सीतापुरा, जयपुर? बताओ देखें कौन सा सबसे बड़ा सैज है? तो ये कहां से होगा? सीतापुरा, अजमेर। कहां होगा? सीतापुरा, अजमेर। और ये देखो आपको याद भी होना चाहिए, है ना। क्या याद होना चाहिए मैं बताता हूं। देखो मैंने कहा ना, जहां व्याख्या की जरूरत होती है वहां मैं व्याख्या करता हूं। जैसे सपोज दैट आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक सर्वाधिक औद्योगिक सर्वाधिक औद्योगिक जो इकाइयां हैं वो कहां पर है? बताओ देखिए, सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां कहां पर है बताओ। तो वो कहां पर है सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां? जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। आपसे पूछ लिया जाए न्यूनतम न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां कहां पर है, तो आपको बताना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं तो, जैसलमेर। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया गया राज्य में सर्वाधिक मध्यम व वृहद औद्योगिक इकाइयां, मतलब राज्य में सर्वाधिक मध्यम
और वृहद इकाइयां, औद्योगिक इकाइयां, ये कहां पर है? तो आप क्या बताओगे? भिवाड़ी, अलवर। अलवर में है क्या भिवाड़ी? उसके बाद जैसे आपसे पूछ लिया गया कि नहीं, हाँ, न्यूनतम वृहद इकाइयों वाला जिला, न्यूनतम वृहद इकाइयों वाला जिला, बताओ वो कौन सा है? तो वो है करौली। कौन सा है न्यूनतम वृहद इकाइयों वाला जिला? करौली। और सर्वाधिक लघु इकाइयां, सर्वाधिक लघु इकाइयां अगर पूछी जाए तो वो कहां पर है? जयपुर में है। सर्वाधिक लघु इकाइयां कहां पर है? जयपुर में है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं, सर्वाधिक लघु इकाइयां जयपुर में है। और जयपुर के अलावा कहां पर है? जयपुर के अलावा सर्वाधिक लघु इकाइयां जयपुर के अलावा अगर पूछी जाए तो लगभग अलवर में भी, मतलब एक बहुत बड़ा, अलवर भी अपने आप में बहुत बड़ा जोन माना जाता है, ठीक है। और राजस्थान का सबसे बड़ा सेज, ठीक है। दो चार चीजें आगे और बता देंगे, अभी तक उद्योग के क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉन उद्योग या संगमरमर उद्योग, इनमें से कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग माने जाते हैं? बताओ, देखें कौन से हैं। इसमें कौन से हैं? जस्ता तो है, सीमेंट भी आप जानते हैं है, और संगमरमर भी, आप राजसमंद हुआ, ठीक है। और भी कौन से हैं? जैसे ये अपने यहाँ पीला संगमरमर, गुलाबी संगमरमर, काला संगमरमर, है ना। और कौन सा संगमरमर है? हरा संगमरमर। इस तरह से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो ये उद्योग भी है। यानी 1, 2 और 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न का सबसे खतरनाक लेवल होता है। इस टाइप आप है ना, वो जो मिलान वाले प्रश्न पढ़ते हो, बहुत इजी माना जाता है, बहुत इजी होता है। ये सबसे कठिन स्तर होता है प्रश्न का। ऐसे प्रश्न आपसे गलती करवा ही सकते हैं, ये मान के चलना। सरल से सरल प्रश्न देकर भी आपसे गलती करवा सकता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? सबसे प्राचीन उद्योग अगर पूछा जाए तो कौन सा है? बताओ, देखें। सीमेंट है, चीनी है, सूती है, वनस्पति घी है? तो आप बिल्कुल इसका सही उत्तर देंगे। और सबसे प्राचीन उद्योग जो है वो है सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। देखो, मतलब एक प्रश्न है, आपसे पूछा जाए सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय, सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयां, सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयां कहां हैं? सबसे ज्यादा बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयां कहां हैं? तो बताओ, देखें कौन सा जिला है वो। तो आप याद रखना, उस जगह का नाम है भिवाड़ी में सबसे ज्यादा बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयां हैं। छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, बेसिक बातें हैं, ठीक है। हाँ, चलो एक बार तो ये करते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग, ये तो कर लिया था शायद, सूती वस्त्र हो गया। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है। ग्लास, ग्लास शब्द आते ही कौन सा कर दोगे? हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। ग्लास शब्द आते ही हम तो ऐसे याद करते थे, ग्लास शब्द आते ही गिलास धो ली, चाय पीने के बाद गिलास क्या कर ली हमने? खुद ने धो के रख दी, ग्लास धो ली। तो ग्लास फैक्ट्री, ग्लास धो ली, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की वह कंपनी जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी। ये प्रश्न भी बहुत एग्जामों में आए हुए हैं और आते भी थे। बताओ, देखें कौन सी है जो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित की गई थी? वो है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। कहां पर? अजमेर। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ठीक है। और राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया गया है? बताओ, देखें कहां पर स्थापित किया गया? कपासन, चित्तौड़गढ़, गड़ेपान कोटा, रावतसर, हनुमानगढ़ या हुरडा भीलवाड़ा? बताओ, देखें कौन सा है? तो वो उत्तर है कपासन, चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला है?
कौन सी जगह है? कपासन चित्तौड़गढ़। इसके अलावा जैसे अगर आप, एक प्रश्न मुझे और याद आ गया, अगर आपसे पूछा जाए कि शून्य उद्योग जिले, मतलब जो उद्योग की दृष्टि से जहां एकदम नाम मात्र का या एकदम शून्य उद्योग जिले हैं, उनमें कौन कौन से जिले आते हैं? उनमें देखो जिले आते हैं जैसलमेर, ठीक है, उसमें जिला आता है चूरू, जिला आता है सिरोही, और ये तीन तो है ही, और कुछ किताबों में अपने ये जिला भी आता है, कौन सा? बाड़मेर। बाड़मेर भी कुछ किताबें देती है। बाकी ये तीन तो है ही, और चौथा जिला कौन सा है? बाड़मेर। इन्हें शून्य उद्योग आधारित जिलों की श्रेणी में रखा गया है, शून्य उद्योग आधारित जिलों की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट, हाँ, राज्य में कहां आयोडाइज्ड नमक, आयोडीन से युक्त नमक के कारखाने लगाए गए हैं? बताओ, देखें कहां पर लगाए गए हैं। लूणकरण पचपदरा, सांभर आमेर, पचपदरा डीडवाना या डीडवाना कच्छोवा? ये प्रश्न तो सांभर नहीं, इसका उत्तर होगा पचपदरा डीडवाना। ये फाइनल उत्तर होगा पचपदरा डीडवाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे, बहुत बढ़िया। हाँ, एक प्रश्न है, देश का पहला, देश का पहला वर्ल्ड ट्रेड पार्क कहां पर है भाई? देश का पहला वर्ल्ड ट्रेड पार्क जो है वो कहां पर है? आपने उत्तर दे दिया होगा, मैं जानता हूं, आपके पढ़ा हुआ है। देखो, मैं तो ये मानता हूं कि जो स्टूडेंट लगातार टच में, वो हमसे आगे है, ठीक है। उसके बाद में एक प्रश्न और भी है कि राज्य का पहला मल्टी मल्टी प्रोडक्ट सेज, ये कहां पर है? राज्य का पहला मल्टी प्रोडक्ट सेज, ये कहां है? बताओ, देखें, तो ये है धौलपुर। कहां है? धौलपुर। देश का पहला वर्ल्ड ट्रेड पार्क जयपुर, राज्य का पहला मल्टी प्रोडक्ट सेज जो है वो धौलपुर है। बहुत बढ़िया। अभी आप काफी संख्या में अभी चल रहे होंगे, मैं जानता हूं। मैं आपको एक सूचना दे दूं, क्लास का टाइम जो है उस वो 4 बजे 9 बजे को लेकर था। मैंने एक टेलीग्राम पे जो पोल डाला है, देखते हैं कितने। फिर भी मैं क्लास का टाइम चेंज करने ही वाला था, वैसे भी आगे अगले वीक में, इसलिए चेंज करने वाला था कि लगभग 4 बजे के आसपास ये वीडियो जो है अपलोड करेंगे, क्योंकि रात का जो 9 बजे का समय है वो अब मैं आरक्षित करने जा रहा हूं सेट के लिए। किसके लिए? सेट के लिए। आप बोलो सर आप कब से कह रहे हो, शुरू नहीं कर रहे हो? देखो, मैं आप दोस्तों आपको क्लियर बता दूं, जो मेरे यहाँ से हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी मैनेजमेंट की कमी के कारण जो है मुझे बहुत कुछ स्टूडेंट्स का विश्वास जो है खोना पड़ा। तो मैं उसके लिए दोबारा से ना मैं किसी का विश्वास नहीं खोना चाहता, इसीलिए इस बार मैंने किसी के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने का प्रयास नहीं किया, किसी के पर भरोसा नहीं किया, बल्कि खुद के भरोसे पर जो है काम कर रहा हूं। तो मेरे पास अभी तक 30 पेपर जो है, फर्स्ट पेपर जो होता है ना सेट का, उसके लिए तैयार कर लिए मैंने, और 30 पेपर ही मैंने टाइप करने के लिए दे दिए हैं। मैंने तैयार तो कर लिए इतने बैठे बैठे, 30 पेपर जैसे ही वो टाइप होके मेरे पास आ जाते हैं, उसके बाद फिर चेक करना बहुत इजी है, चेक कर करके और पीपीटी तैयार करवा के। तो मेरे पास ये जैसे ही 30 आ जाएंगे, और जहां तक आज 4 तारीख तो हो ही गई, ठीक है, और 11 तारीख से मेरा विचार है मैं स्टार्ट कर दूंगा, और उससे पहले आपको एक वीडियो बना के सूचना दे दूंगा। तो देखो, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो है ना एक भी बंदे का विश्वास नहीं खोना है, बस इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है। तो सेट के लिए मैं रात को 9 बजे टाइम रखूंगा हिंदी के लिए, और जो सेट का जो फर्स्ट पेपर होगा, जो जीके बोलते हैं जिसे, प्रथम पेपर, उसके लिए टाइम जो है वो मेरा विचार है मॉर्निंग में रखने का। मॉर्निंग में रखने का। इतना सारा कैसे कर लोगे, इसके लिए गुड न्यूज आपको बहुत जल्द देंगे, ठीक है। चलो मार जीके ठीक है, कौन ठीक ठाक तो है ना मार जीके? हाँ बढ़िया है गुरु जी, बढ़िया है, जीके से चालन दो भागे। अरे हाँ, वो प्रश्न छूट गया, क्या प्रश्न था? मुख्यमंत्री चिरंजीवी, मैंने कल परसों ही बताई थी, ये दुर्घटना बीमा योजना कब शुरू की गई थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना, और आपको पता है अभी इसका फायदा, मतलब बहुत बड़ा फायदा राजस्थान पूरा जो है इसका फायदा उठा भी रहा है। बताओ देखें बताओ कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1 मई 2022 को, 1 मई 2022 को।
पद्म भूषण से सम्मानित देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? बताओ। देखें, देवेंद्र झाझड़िया का संबंध जो है वो किस खेल से है? अब छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन अपने आप में बहुत गजब प्रश्न है। बताओ। हाँ, देवेंद्र झाझड़िया का संबंध जो है वो किस खेल से है? सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ऐसा प्रश्न कोई गलत करेगा। किससे है? जेवलिन थ्रो से। किससे है? जेवलिन थ्रो से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 के स्काउट गाइड, आज करंट जी के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं। स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव राजस्थान के किस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं जानता हूं ये जब हुआ था तब भी मेरे दिमाग में था, क्योंकि इस बार ये बहुत अहम रोल अदा करने वाला है। और ये तो क्या, स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव राजस्थान के किस जिले में हुआ है? हाँ, बहुत बिल्कुल बढ़िया है, ये बांसवाड़ा। एक वो और भी तो है ना स्काउट से संबंधित, इस बार एक सम्मेलन हुआ था, शायद पाली में हुआ था वो शायद पाली में था, वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस कलाकार को लोक संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया है? 63 नंबर प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कौन सा है वो? तो वो है गाजी खान बरना। कौन है? गाजी खान बरना। नेक्स्ट, 28 से 30 अप्रैल 2022 तक लोक कला, संस्कृति, इतिहास एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से थार महोत्सव का आयोजन किया गया। बताओ, थार महोत्सव जो है वो कहां आयोजित किया गया है? मरु अलग चीज है, मरु आए तो जाना है जैसलमेर, जैसलमेर जाना है। और अगर थार आए तो जाना कहां है? बाड़मेर। कहां जाना है? बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद जीके का अंतिम क्वेश्चन यही है या आगे और भी है, देखते हैं। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की घोषणा की है, यह कहां स्थापित किया जाएगा? बताओ। देखें, कहां स्थापित किया जाएगा? मुख्यमंत्री ने, अब मुख्यमंत्री जी कठहरा है हमारा, मुख्यमंत्री जी है जोधपुर का, ठीक है। और राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना घोषणा की है तो कठगढ़ जोधपुर की करसी, ठीक है। तो ये 65 क्वेश्चन जीके के हैं। आज मैं जहां तक समझता हूं ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने 65 में से अब तक 65 सही कर दिए हैं, जिसके कुछ गलत हुआ ही नहीं हो। ये पक्का दावा है कि कम से कम 5 प्रश्न तो गलत हुए ही हैं। 5 गलत होने का मतलब है, अगर मान लो 6 एक एवरेज मानते हैं तो यानी 8 प्रश्न तो फिर भी चले जाते हैं। छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, 8 तो फिर भी चले जाते हैं, 65 में से 8 तो सीधे ही चले जाते हैं, आप आ जाते हो 57 पे। एक आध प्रश्न तो डिलीट होता ही होता है, यूं करके आ जाते हैं अपन 55 के आसपास। तो रेशो वहीं रहना होता है। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप 150 नंबर का पेपर है ना, उसमें से दिमाग में रखो कि अपने को तो 130 है ना, वो सही एग्जैक्ट करना है। 20 प्रश्नों को ध्यान से अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, छोड़ना। ये असली चीज है, फोकस। और जो लोग एक दिमाग में चले ना कि सर मैं 80% टारगेट लेट चला, 70 तो बन ही जाए, जिन थारो टारगेट 80 रो कौन 70 को है, समझ आ रही बात? वो 70 का टारगेट हो जाता है। टारगेट का मतलब ये होता है कि आपने जो टारगेट लिया कि मुझे 130 प्लस रहना है, मतलब रहना ही है, चाहे 131 हो जाए, लेकिन 130 से 129 नहीं होना चाहिए, ये तो होता है टारगेट, ठीक है ना। वरना टारगेट थोड़ी होता है। जैसे मैं अपना छोटा सा बता दूं, 2 मिनट और लूंगा, कि मैंने जैसे टारगेट 2016 वैकेंसी में ये लिया कि उससे पहले वाली जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ लगभग 352 के आसपास गई हुई थी। मेरा टारगेट था कि मुझे कैसे भी करके 365 क्रॉस करना, पेपर चाहे कैसा भी आए, बस 365 से 60-65 से नीचे नहीं रहना। कितने? 60-65 से नीचे नहीं रहना। 65 मेरा दिमाग में चलता था, 65, और उसकी बदौलत तैयारी भी थी, और स्कोर क्या रहा? 386। तो आप उससे ऊपर जाओगे, वो तो है टारगेट। क्या 65 सोच चलना, 50 तो बन जाए, अरे जन 50 सोच चलियो तू 40 खना आ जाई, और वह गए बार। तो थोड़ा सा ध्यान से चले। चलिए अब हम हिंदी में प्रवेश करते हैं। किस शब्द में संधि विच्छेद सही है? किस शब्द में संधि विच्छेद सही है? वयोवृद्ध, वयोधन वृद्ध, अन्योन्य, अन्य धनन्य, यशो भूमि, यश धन भूमि, शिरोभाग, सिराधन भाग। ये मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग कार्य होता है
कैसे ऐसे पेपर बनाते हैं, उपसर्ग पढ़ते हैं शुद्ध संशोधन के, और कितना भी कर लें टाइप में गलतियां रह जाती है, चेक करके भेजते हैं कि इसको फाइनल कर दो। उस वक्त पता नहीं कैसे होता है, कई बार फॉन्ट चेंज हो जाता है, पूरे पूरे प्रश्न गलत हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि सर ने हिंदी आवी कौन, सर पेपर खोटो बना हुआ है। अरे ऐसा नहीं होता, गलती मानवीय भूलें हो जाती है, लेकिन धैर्य जिन बच्चों में नहीं है ना, उनका राम ही मालिक है। देखिए, आप जानते हैं क्या होना चाहिए, व्यय धन वृद्ध। आप जानते हैं क्या होना चाहिए, यशः धन भूमि। आप जानते हैं क्या होना चाहिए, सिरह धन भाग। तो राइट उत्तर कौन सा है, ये बी जो है वो राइट है, बाकी तीनों गलत हैं। असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, इनमें से असुमेलित है, यानी या तो तीन सही है गलत है, या एक सही तीन गलत है, कुछ ना कुछ है। भ्रातृधन उपकार भ्रातृपकार, वधुधन इच्छा वदिच्छा, गतिधन अवरोध गत्यावरोध, मधुधन हरि मधुवरी। बताओ कौन सा असुमेलित है, मतलब तीन सही है एक गलत है, और वो उत्तर है ये। क्यों, क्योंकि ये क्या होना चाहिए, वधूधन इच्छा, तो ये होना चाहिए वधविच्छा। क्या होना चाहिए, वधविच्छा होना चाहिए, वधूधन इच्छा वधविच्छा होगा। बाकी तीनों के तीनों सही है। किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है, सही नहीं है, बताओ। देखिए, गीत प्लस अंजलि गीतांजलि, नार प्लस अयन नारायण, जात्याभिमान जाति प्लस अभिमान, ठीक है, पुरोहित पुरह धन हित। बताओ देखें, तो एक गलत है इसमें से, और वो गलत कौन सा है, ये गलत है। कैसे गलत है ये, क्योंकि यहां जाति प्लस अब अ है, तो हिसाब से क्या होना चाहिए, जात्यभिमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जा आदत्य जात्य भी मान, ये शब्द होना चाहिए, जबकि यहां इसने क्या लगा रखा है, आर। अब किसी के दिमाग में यह आए कि सर नार प्लस अयन नहीं होता, नर प्लस अयन होगा। किसी के दिमाग में नारा भी, देखो नारा भी चलता है, ठीक है, नारा नारा प्लस अयन, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि सही क्या है। आपको अगर विद्वान बनना है तो यह जानो कि सही क्या है, आपको सिलेक्शन चाहिए तो यह जानो कि एनसीईआरटी आरबीएससी क्या मानती है। पुरानी नवीन हिंदी व्याकरण की किताब में यही लिखा हुआ है, इसका मतलब यह तो है बिल्कुल सही, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इस प्रश्न का उत्तर होगा जात्याभिमान, ठीक है। चलिए, अगर आपके आ जाए ना ये, तो नार प्लस अयन कर देना, और नवीन हिंदी व्याकरण की किताब देख लेना, उसमें एज इट इज लिखा हुआ है। मैंने एकदम किताब में चेक करके फिर आपका प्रश्न पेपर बनाया है, ऐसे ही टाइम पास नहीं किया है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, पितृधनादि पित्रादि, गुरुधन ऋण गुरुऋण, क्या गजब शब्द लाए हैं, अनुधनेषण अन्वेषण, आविधनकृत आविष्कृत। बताओ देखें। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया, इसमें से गलत ये है। कैसे है, क्योंकि हम इसमें आविधनकृत आविष्कृत करेंगे, ठीक है, ये बाकी तीनों के तीनों सही है। किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद जो है असंगत है, स्नेह धन आविष्ट, अन्य धन इतर, पितृधन आज्ञा, अभिधन इप्सा। एक गलत है, तीन सही है, पहचाने कौन सा है। तो आपने उम्मीद करता हूं पहचान लिया होगा, और वो है ये, यहां क्या होगा, इतर होगा, अन्य धन इतर अन्यतर होगा, ठीक है। अब देखो, आपको मुझे नहीं लगता इसमें बताना पड़ेगा कि ये जो है यहां पर दीर्घ संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही है, दीर्घ संधि, ठीक है ना। अब ये संधियों के नाम अगर मैं बताऊंगा तो मुझे इतने समय से तैयारी कर रहे हो, इन चीजों में केवल मैं अपने वीडियो की लेंथ बढ़ा सकता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को सबको पता है कि इसमें कौन सी संधि है, ए ओ अर कहां होता है, इको यणची कहां होता है, ई धन ई दीर्घ कहां होता है, ठीक है, अव अय आय अव आव कहां होता है, आप सब आप जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, सदा प्लस आचार, पितृधन आज्ञा, स्वधन अल्प,
और चित धनाभास, इसमें से 3 गलत है, एक सही है, बताओ कौन सा। तो यहां इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सत प्लस आचार, इसका क्या हो जाएगा पितृ धन आज्ञा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा सुधन अल्प, ठीक है, और ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद बताओ। उत धन शिष्ट, उद धन शिष्ट, उत धन शिष्ट, उतय धन शिष्ट। अब इसमें दिक्कत आपके कहां आती है, इसमें दिक्कत यहां आती है कि सर हम उत या उद में से कौन सा करें। तो इसके लिए भी संधि में नियम है और क्लियर है कि उत कहां आएगा, उद कहां आएगा। फिर भी ये एक विवाद का विषय बना रखा है, मुझे लगता है जबरदस्ती बना रखा है, ठीक है। तो इसमें से राइट उत्तर हो जाएगा सी, उत धन शिष्ट उच्छिष्ट होगा। क्या होगा, उच्छिष्ट होगा। नेक्स्ट, वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। वीर प्लस अंगना, वीरा प्लस गना, वीरांग प्लस ना, वीरा प्लस अंगना। बिल्कुल सही उत्तर दिया होगा, उम्मीद करता हूं आपने, और वो उत्तर होगा वीर प्लस अंगना वीरांगना। कौन सी, अ धन आ दीर्घ संधि हो गई, कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। गायक का संधि विग्रह क्या होगा। गई धन अक, गय धन अक, गा धन यक, गय धन यक। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें मैंने अक्सर बता रखा है, जैसे शब्द है पवन, भवन, जय, ठीक है, भाव, विधायक, ठीक है, विनायक, ठीक है, भव, इस प्रकार शब्द है। बहुत सिंपल होता है, पहले तो आपको व और य का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर य है तो पहले ए या ऐ आएगा, और अगर व है तो ओ या औ आएगा, इस बात को तो विशेष ध्यान रखना ही है, ठीक है। अब यहां पे देखना, ये क्या है, व से पहले पूर्ण प है, तो प लिखा, एक मात्रा लगा दी पो, व में जो स्वर है उसे खींच लो बाहर, पो धन अन। अब की बार भी व से पहले है तो लगा दो भो, भो प्लस व में जो स्वर है उसे खींच लो बाहर। अब की बार यह है तो फिर एक की मात्रा आएगी, जे प्लस अ, जय, ठीक है। अब की बार वह है, वह से पहले है और आ और है इस बार, तो आ है तो दो मात्रा लगा दो, क्या लगा दो, भोऊ प्लस व में से स्वर खींच लो बाहर। ये बहुत बढ़िया शब्द हैं। क्यों शब्द हैं, अक्सर लोग गलती से अय कर देते हैं, वो ध्यान रखना नहीं होगा, क्योंकि हमने य में से स्वर खींचा है तो पीछे तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। विधायक है तो य से पहले, तो य से पहले तो ए या ई में से आएगा, आ की मात्रा है तो दो आ जाएगी। विधेय, य में स्वर कौन सा है, अक, विधेयक। ऐसे य से पहले आ है तो क्या हो जाएगा, विनय, विनय प्लस अक। ऐसे व से पहले भ है तो भो प्लस अ। बहुत सिंपल होते हैं, संधि को आराम से रिलैक्स होकर करें तो संधि कभी गलत नहीं होती है। गलत होने वाले प्रश्न जो होते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया होते हैं। हाँ, इसमें तो बता दिया ना आपको, गई धनक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। पौ धन अक, अभी मैंने बताया, क्या ये गलत है क्या, आप देख के बताओ। अक्षय धन उहिनी, सत्य धन नारी, राम धनीश, बताओ कौन सा गलत है। 3 सही है, एक गलत है। बिल्कुल आप जानते हैं ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये नहीं होगा। क्या होगा, रमा धनीश होगा, रमा धनीश, रमेश, है ना, विष्णु के लिए आता है। किस विकल्प में संधि सही नहीं है। जल ओद जलोद, एक धन एक एकई एक एक, षटमास षणमास, सुधनच्छ स्वच्छ। बताओ देखें कौन सा सही नहीं है। तो आप देखेंगे 3 सही है, एक गलत है, और वो गलत कौन सा है, ये है। क्यों, क्योंकि एकैक होता है ना, एक एक नहीं होता। समझ गए आप बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, किस विकल्प का संधि विच्छेद सही है। इस बार 3 गलत हैं, तो देखते हैं। निधन स्थूर, परिधन टन, वार्तधन आलाप और भानुधन उदय। भानुधन उदय, हाँ बताओ देखें, ये पूछ रहा है संधि विच्छेद सही है, तो देखिए ये क्या होगा, उपसर्ग है, तो उपसर्ग में मात्रा हमेशा छोटी आती है। परिधन अटन, पर्यटन, ये वार्त नहीं होता, वार्ता धन आलाप होगा, वार्ता धन
आलाप होगा। ये क्या हो जाएगा, भानु धन उदय, तब ये क्या बनेगा, भानुदय। लेकिन ये बिल्कुल सही है, निधन स्थुर। हाँ, हालांकि ये नियम विसर्ग संधि में भी एक जगह आता है, बाकी ये बिल्कुल सही है इन चारों ऑप्शंस में से। नेक्स्ट है, परार्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पर प्लस अर्ध, पर प्लस आर्ध, परा प्लस अर्ध, तो क्या होगा, परार्ध पर आर्ध, बताओ होगा क्या। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आप जानते हैं हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं बताऊं आपको, इसमें कंफ्यूजन, तीनों में कंफ्यूजन आपको होगा ही होगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये, बताओ देखें फटाफट। तो देखो, परार्ध होता क्या है वो भी साथ में ध्यान रखें। परार्ध होता क्या है, परार्ध यानी किसी चीज के बाद वाला हिस्सा, तो होगा पर प्लस अर्ध, परार्ध, यही होगा या नहीं होगा। अब इसमें ये कंफ्यूजन वाले होते हैं ऐसे क्वेश्चन सब, आप ये सोचोगे कि सर आप बताओ, और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जितना आपको सिंपल दिखाई दे रहा है उतना ये टिपिकल होते हैं और गलती करवाने की हिम्मत भी रखते हैं। और बढ़िया प्रश्न है वास्तव में, ठीक है, ये सही बताया मैंने उत्तर, इसमें उत्तर में कोई गलती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अंतःधन निहित, अच्छा सॉरी अंतर्निहित बताना था, बताओ कहां आएगा, अंतःधन निहित, अंतर्धन निहित, अंतनिधन हित या अंतःधन निहित। तो बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है, उत्तर होगा अंतःधन निहित, अंतर्निहित शब्द बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, दैत्यरी शब्द क्या बनेगा, दैत्य प्लस अरी, दैत्यारी, दैत्वरी, दैत्यरी या दैत्वारिया। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तरीका बहुत सरल है, तो इसमें बनेगा दैत्य, क्यों, सॉरी यह दैत्यारी बनेगा, है ना, यह शब्द बनेगा ना, या नहीं बनेगा, क्योंकि यह के नीचे कोई हलंत थोड़ी है जो हम कर दें, दैत्यारी बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि दैत्य यह क्या है अ, और ये क्या है अरी, तो यहां पर भी क्या है अ, और ये मिलके बन गया आ, तो इसलिए दैत्यारी बनेगा। अब जल्दबाजी में मैं गलत बता देता और कहता गुरुजी नावी को नहीं, गवेषणा, ये बहुत मतलब विवादित शब्द है जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। और क्यों पूछा जाता है, क्योंकि हम हर बार गलत करते हैं इसलिए पूछा जाता है। बाकी इसका शुद्ध क्या होगा, गोधनेषणा गवेषणा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है, समधन विधान, देखते हैं इससे शब्द बनता है क्या, इससे शब्द बनता है धनम धनजय, देखते हैं धनंजय ये शब्द बनता है, ठीक है। दिग्धन गज, दिग्गज शब्द बनता है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, वामीश, ये तो कोई शब्द ही नहीं है, बल्कि यहां तो क्या होना चाहिए, वाक धनीश, वागीश, लेकिन ये क्यों दिया, क्योंकि जल्दबाजी में हम पढ़ सकते हैं, तो ये विच्छेद सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है, दो शब्दों का मेल करवाती है पदों का मेल होता है, वर्ण शब्द का मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। तो दो, हम क्या परिभाषा क्या पढ़ते हैं, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर, समझ रहे हो बात को, तो यहां पे वर्णों का मेल होता है, वर्णों का ही है ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये भी बहुत अच्छा शब्द है, उत्तरा प्लस अयन, उत्तर प्लस अयन, उत्तर प्लस अयन, उत्तरा प्लस अयन, बहुत ही अच्छा शब्द है और आप इसका बहुत ही अच्छा उत्तर देंगे। और वो उत्तर क्या है, उत्तर प्लस अयन होगा, बाद में ऋण बनेगा, ठीक है, उत्तर प्लस अयन। जैसे शब्द आता है ना, कृष ध न, फिर क्या बना, कृष्ण, समझ गए आप बात। ऐसे ही री धन न, शब्द क्या बना, ऋण, तो ये न बाद में जो है ऋण में परिवर्तित होता है संधि के नियम से। न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, न्यूधन न, निधन ऊन, निधन ऊन, निधन यून, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है। यहां क्या है, ये दीर्घ है, दीर्घ है ना, तो ये लो साहब, निधन ऊन, न्यून क्या बनेगा, न्यून। निम्नांकित में से वृद्धि संधि का उदाहरण, वृद्धि संधि का उदाहरण पूछा, बहुत ही सरल है। कैसे सरल है, क्योंकि वृद्धि संधि का उदाहरण जो है वो होगा सदैव, क्यों होगा, सदा धन एव, सदैव, सज्जन, सतधन जन, हिमालय, हिमधन आलय, गणेश, गणधन ईश, समझ गए आप बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है, तीन है और एक नहीं, सर्वेश्वर, गंगोर्मी, महर्षि, पृथ्वीश्वर,
तो देखते हैं अभी क्या हो जाएगा। सर्वे, यही होगा क्या? सर्व धन ईश्वर, ठीक है। गंगा धन उर्मी, ठीक है। महाधन ऋषि, ठीक है। और पृथ्वी धन ईश्वर, पृथ्वीश्वर। तो अब यहां ये पूछ रहा गुण संधि का कौन सा नहीं है, तो ये यहां पर किसका हुआ है? ये हुआ है दीर्घ संधि का, तो ये नहीं है। और बाकी तीनों ए ओ अर, ए ओ अर, तो ये गुण संधि है। नेक्स्ट है अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अहा धन रात्र, अहो धन रात्र, अहन धन रात्र, अहन धन रात्रि, इनमें से एक उत्तर होगा। और आपने बिल्कुल सही उत्तर का चुनाव किया है, अहन धन रात्रि होगा। गलती से भी रात्र मत कर देना, क्योंकि ये शब्द जो होते हैं लिखने में आते हैं दिवा रात्र, नव रात्र, लेकिन जब इनको तोड़ोगे तो फिर क्या होगा? रात्रि। ऐसे ही जैसे एक शब्द होता है प्रत्यक्ष, तो जब इनको तोड़ते हो तो प्रतिधन अक्षी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? अक्षी, न कि अक्ष लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शांत्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो शांत उदय, शांत्युदय, शांत्यु उदय और शांति प्लस उदय। अब बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताओ देखें कौन सा होगा। अब आप ये दो तो आप कह दोगे सर नहीं होंगे, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज जरूर होगे, क्योंकि आपको शांत का भी अर्थ पता है, शांति का पता है। संधि के अकॉर्डिंग क्या होगा तो देखते हैं। इसमें क्या है? ई है, क्या है? ई है। और इसमें क्या है? ऊ है। तो क्या बनेगा? ये बनता है यू। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या है? अ है। और इसमें क्या है? ऊ है। तो हिसाब से तो क्या बनना चाहिए? ओ बनना चाहिए ना, तो ये तो नहीं होगा। राइट उत्तर कौन सा होगा? ये होगा। ऐसे प्रश्नों में जल्दबाजी मत करना, सरल है मगर जल्दबाजी मत करना। अधिकांश स्टूडेंट्स, भाई एक बात सोचो, कट ऑफ रही आपके 125.64, ये कट ऑफ रही, सपोज दैट, ठीक है। अब ये जो 124 से लेकर और 124 से लेकर 124 नंबर से लेकर 125.64 तक रहने वाले जो स्टूडेंट होंगे, मैं तो छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूं, क्या ये बच्चे इनसे कमजोर हैं? क्या ये कमजोर नहीं होते? ये कहीं ना कहीं सरल प्रश्नों को गलत कर देते हैं और फिर जीवन भर पछतावा रह जाता है कि काश 1% वो मैं गलत नहीं करता। ये ये गलतियां ना हम लोग करें ना, कि ठीक है अब मतलब जो मैं हूं या कोई भी हो, मतलब जॉब में आने के बाद में चलो तैयारी की नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है वगैरह वगैरह, कुछ तैयारी करते हैं नहीं होता कोई बात नहीं, कम से कम सेफ तो है ना। लेकिन आपके पास बेरोजगारी से मुक्ति पाने के लिए एक एक नंबर नहीं, एक एक पॉइंट कीमती है, तो आप थोड़ा सा ढंग से हल करें। क्या दिक्कत है? टाइम मिल रहा है, चारों ऑप्शन चेक कर लेना ना। सत्याग्रह है, सत प्लस आग्रह, सती प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत प्लस आग्रह, ठीक है। बताओ देखें क्या होगा। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, सत्य प्लस आग्रह है, ठीक है। देखो एक होशियार होना और एक वास्तव में होशियार बच्चे में अंतर होता है। एक तो होशियार बने और एक होशियार हुए। तो अपन होशियार बननो को नहीं, अपन वास्तव में होशियारी दिखा, पेपर बहुत स्मार्टली अटेंड करना है, ठीक है। व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है? उद्यत, परमोषध, दुरुपयोग, तपोवन। चेक कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? परम धन औषध, ये है। इसका देखते हैं, दुह धन उपयोग, विसर्ग संधि है क्या? इसका देखते हैं, तपह धन वन, तपह धन वन, मेरी राइटिंग बहुत बेकार है। तपह धन वन, हाँ मैं तो खुद कहता हूं, मैं तो खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हूं मेरी राइटिंग से। तपह धन वन, यहां क्या है देखते हैं, उत धन हत, उद्धत, त और ह मिलके द और ध बनते हैं क्या? उद्धत। तो ये व्यंजन संधि का ये एक ही होगा, बाकी तीनों नहीं है, दो विसर्ग के हैं और एक स्वर का है। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी बहुत सरल प्रश्न है। अभी मैंने आपको हिंदी के जब पेपर्स करवाए थे तो ये भी प्रश्न आया था उस दिन। तो बताएं, वृक्ष है धन छाया, वृक्ष है धन छाया, वृक्ष छाया या वृक्ष धन छाया? तो बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दे दिया होगा। उत्तर सही होगा वृक्ष छाया, लेकिन आधे जने इस पर क्लिक कर चुके होंगे। आपको मैंने उस दिन भी बताया था तरु धन छाया, तो इसमें च का आगम हो जाता है, तो लिखा कैसे जाएगा? तरु छाया, है ना। ऐसे ही मैंने उस दिन बताया था आ प्लस छादन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आच्छादन।
तो ये च का आगम का नियम है, ये मैंने क्लासेस में बता रखा है। वागदान में कौन सी संधि है? वृद्धि, दीर्घ, व्यंजन, विसर्ग। तो वागदान को तोड़ लीजिए, अभी चेक कर लेते हैं। वाक धन दान, तो यहां कौन सी हो गई? व्यंजन संधि हो गई, व्यंजन आ रहे हैं, तो वाक धन दान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विपद जाल में कौन सी संधि है? बिल्कुल अभी देख लेते हैं, तोड़ लो, विपद धन जाल। अब यहां पर दिक्कत आती है, कई जगह विपद कर रखा होता है, विपद जाल, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज क्यों होते हो आप? नोटिस कीजिएगा कि किताबों में जो नियम दे रखे हैं वो भी क्या बोलते हैं, उत और उद के बाद फलाना फलाना वर्ण आए तो उत का ये हो जाएगा, द का ये हो जाएगा, वो खुद ही इन दोनों को साथ में देते हैं। तो आप लोग क्यों कंफ्यूज होते हो? कभी भी सिलेक्शन इन 1 से 5 प्रश्न जो होते हैं, विवादित प्रश्न होते हैं, उन पे सिलेक्शन नहीं टिका होता। सिलेक्शन हमेशा जो बेसिक और औसत पेपर होता है उस पर टिका होता है। तो यहां चलो कुछ भी हो, विपद जाल में व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। चिन्मय शब्द को जब तोड़ोगे तो क्या बनेगा? चिन्मय, चित्तमय, चित्रमय, चित्रमय। तो आप जानते हैं शब्द बनेगा चित्त धन मय, चित्त धन मय, क्या बनेगा? चिन्मय। तो शब्द आपने ये तोड़ दिया। 96 में चलते हैं, त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? बिल्कुल अब आ गए समास, त्रिफला जो 96 है। अब इसमें अव्ययी भाव होगा। अब इसमें तो ऐसे किया करो, ये तो कौन हुए, पहले तो जगह नहीं हुए बार निकाल दो, ठीक है। त्रिफला ओलो साहब कर्मधारी कौन हुआ? अब आई बात गिनती और द्वंद्व, ओलो साहब द्वंद्व कौन? ओलो। अपने आप उत्तर निकल रहा सी बारे, अपने आप उत्तर निकल के आएगा बाहर। तुम गलत जो है कि ये तो नहीं होंगे, उनको बाहर निकाल के फेंक दो अपने आप। किस विकल्प में सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के उदाहरण हैं? दशानन, यथेच्छ, ठीक है, सप्ताह, शताब्दी, चतुर्भुज, प्रत्यक्ष, त्रिलोचन, 24। ऐसे प्रश्नों में हमेशा जो नहीं है वो निकालो। तो ये पूछ रहा है सभी शब्द द्विगु समास के हैं वो, तो आप देखियो, चलो इनमें तो द्विगु समास को कोनी। फिर आप देखियो चतुर्भुज जी साहब है, ए भी द्विगु का कोनी। त्रिलोचन देखियो तो ये तो शिव जी है, महाशंकर है, तो ए भी कोनी। आप देखियो सप्ताह और शताब्दी ओलो साहब है, अपने आप उत्तर निकल के आसी भाया। तू कर तो सही, मेरी बात मान तो सही। नेक्स्ट, समास की दृष्टि से अनुचित विकल्प पहचानिए। पनचक्की, पानी से चलने वाली चक्की। समाचार पत्र, समाचार के द्वारा पत्र। दशानन, 10 है आनंद जिसके, है ना, 10 है आनंद जिसके वह, ऐसे पूरा लिखना चाहिए था, मैं लिख देता हूं, ठीक है। धर्म भ्रष्ट, वह जो धर्म से पतित हो गया हो। बताओ देखें अनुचित कौन सा है? तो आप देखिए अनुचित ये पड़ा, समाचार के द्वारा नहीं, समाचार के द्वारा पत्र थोड़ी होता, समाचार के लिए एक पत्र होता है, उसे बोलते हैं समाचार पत्र। संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट है, किस शब्द में अधिकरण समास नहीं है? अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। सेना, विग्रह करके देख लीजिए, सेना का नायक, घोड़े पर सवार, जल में मग्न, लोक में प्रिय, ठीक है। अब देख लीजिए लोक में प्रिय, यहां में है, यहां में है, यहां पर है, तो ये लीजिए सेना नायक जो है संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। बस बहुत इजी वे में निकाल लेंगे हम, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। असंगत, सामासिक जो युग्म है वो बताओ। एक गलत है, 3 सही है। नव युवक में क्या कर्मधारय समास होता है क्या? विग्रह करके देखो, नव है जो युवक, बिल्कुल होता है साहब। यथा विधि, क्या तत्पुरुष समास होता है क्या? कुर्जी कोनी वय, यथा आते ही दिमाग। चलो रुद्र प्रिया, रुद्र प्रिया पार्वती जी के लिए आया है, क्योंकि रुद्र यानी महेश, महेश की प्रिया जो है पार्वती, तो ये बहुव्रीहि होता है बिल्कुल। भक्ष्या भक्ष्य, है ना, भक्ष्य और अभक्ष्य 2 शब्द बनेंगे तो द्वंद्व समास होता है। तो हमें तो उत्तर मिल ही गया ये पहले ही कि यथा विधि में विधि के अनुसार होगा, या जैसी विधि निर्धारित है ये होगा। तो यहाँ पे तत्पुरुष नहीं अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है? समस्त पद का समास विग्रह जो है असंगत है। मुनि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है जो मुनि। 63, 3 और 60। पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह। देशभक्ति, देश की भक्ति। एक गलत है, 3 सही है, आपको निकालना है गलत। आपने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया होगा, और वो उत्तर क्या होगा? देशभक्ति, क्योंकि यहां क्या होगा, देश के लिए जो भक्ति होती है उसे देशभक्ति बोला जाता है, ना कि देश की भक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? तो रेल भाड़ा अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो आप जानते हैं रेल भाड़े में 2130 और अन्य अर्थ निकले, कौन निकले नहीं, है ना। रेल है जो भाड़ा है जो आसेगी ना, को नावे की को नावे, ठीक है। बात आई अव्ययी भाव की, तो अव्ययी भाव में कहां इसमें अव्ययी पद है या कहां अव्ययी बना, ये लो साहब उत्तर अपने आप निकल के आएगा, दौड़ के निकल के आएगा उत्तर, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? किस विकल्प में
तत्पुरुष समास है। आमरण, काम काज, मंद बुद्धि, तुलसी कृत। बताओ देखें तत्पुरुष। तो आमरण और निकल गयो साहब अव्ययी भाव समास में। समझ गए बात, क्योंकि उपसर्ग आ गया। काम काज, काम और काज दोनों आ गए तो किस में जाएगा बताओ देखें। ठीक है, काम काज द्वंद में जाएगा कि नहीं जाएगा। मंद बुद्धि कर्मधारय में जाएगा कि नहीं, मंद है जो बुद्धि, मंद बुद्धि। तुलसी द्वारा कृत, तो ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा हो गया, तत्पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। परम पिता, द्वंद्व पूछा, द्वंद्व नहीं है। परम पिता, माता पिता, हानि लाभ, चाल चलन, उसका चाल चलन ठीक नहीं है हम बोलते हैं। तो परम पिता, माता पिता, हानि, इतना सरल क्वेश्चन है, मैं नहीं समझता कि आप इसको गलत करेंगे। अब दिमाग में कईयों का चाल चलन भी चल रहा होगा, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि चाल चलन इसमें नहीं होगा, ये भी अच्छी तरह से जानते हैं या नहीं जानते। एक सेकंड में पानी पी लेता हूं ताकि देखो सही चल रहा है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। किस विकल्प में सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं, बताओ देखें। कर्मधारय समास के कौन सा होगा। कर्मधारय समास दिमाग में आते ही क्या चलना चाहिए, है जो वगैरह। तो निशाचर, हुक्मनामा, पन भरा, छुट भैया, शुभागमन, चरण कमल, गृहस्थ देश में। अब ये बोल रहा है सभी शब्द कर्मधारय के, तो कर्मधारय के जो नहीं है वो ढूंढ लो बाहर। चलिए, निशा मतलब रात्रि में विचरण करने वाला, तो अधिकरण की ओर चला गया, और ज्यादा होगा तो लुप्त पद की ओर चला जाएगा। ठीक है, पन्न भरा, ठीक है, किससे भरा, पानी से भरा हुआ कहेंगे क्या, छोटा छोटा है जो भैया, नहीं, ये पानी से भरा, ठीक है, पन भरा। शुभागमन, चरण कमल, ठीक है, ग्रह में स्थित, ठीक है, देश के लिए भक्ति, वो सेम आ गया। ये क्या है, शुभागमन, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, शुभ है जो आगमन, शुभ, शुभ है जो आगमन। चरण कमल का क्या हो जाएगा, अरे कमली लिख दिया, बताओ। मेरा तो वैसे 2 घंटे क्लास का असर तो आने लग जाता है, ये बात तो सच्ची है। क्या हो जाएगा, कमल रूपी चरण, ठीक है ना। अब दिमाग में किसी के आ रहा होगा चरण रूपी कमल, गलत है। देखो एक बार एक ही चीज से समझा देता हूं, चंद्रमुख और मुख चंद्र, एक ही उदाहरण से क्लियर कर देता हूं। ठीक है, इसमें ये उपमेय उपमान संबंध होता है। अगर उपमान पहले आए, ये पहले रहा, उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जा रही है। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जा रही है। उपमान अगर पहले आए तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा लगा दो चंद्र के समान मुख। अगर उपमान पहले आए तो बस दोनों शब्दों के बीच में के समान लगा दो। अगर उपमान आ जाए बाद में तो उस उपमान को रखना पहला ही है, तो चंद्र, और फिर उपमेय को उठा के पीछे लाओ तो रूपी लगा दो, तो चंद्र रूपी मुख। याद रखना, इसलिए सही है। मुझे पता है कि कहां आप लोग कमेंट कर सकते हो कि गुरुजी हाँ गलत बता दियो, कुछ किताबों में गलत दे रखा है, मैं गलत नहीं बता रहा। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है। मुंह बोला, संप्रदान मतलब को के लिए, मुंह बोला रसोई घर, पूजा घर यश प्राप्त, घोड़ा गाड़ी, दान पेटी, सत्याग्रह, सह खर्च। संप्रदान, बताओ देखें, यश को प्राप्त है ना, घोड़ा गाड़ी इसमें नहीं होगा, घोड़े के लिए गाड़ी थोड़ी होगा। ये क्या पूछ रहा है, संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण है। हाँ तो ठीक है, घोड़ा गाड़ी नहीं होगा, यश को प्राप्त ठीक है। और मुंह बोला, मुंह के लिए बोला, ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है। ये क्या है, सत्य के लिए आग्रह, और सह के लिए खर्च, ठीक है। मिल गया उत्तर, ये लो साहब, मिल जाता है। आप वही ढूंढो जो नहीं है, वो उत्तर ढूंढोगे मिल जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है। सिंपल सी बात है, चंद्र है, मौली में जिसके वह कौन है। मौली मतलब वो जो जूड़ो कहवा कि जूड़ो, है ना, तो उसमें कौन सा हो जाएगा, बहुरी समास, शिवजी भोलेनाथ। यावत जीवन, सामासिक पद में कौन सा समास है, यावत धन जीवन, जीवन रहने तक, कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। गति से चल रहे होंगे, स्पीड से हम। दोपहर किस समास का उदाहरण है। दोपहर, दो प्रहरों का समूह, तो बताएं देखें कौन सा हो जाएगा,
द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। मेघनाद का, ये बहुत अच्छा है, मेघनाद का सामासिक विग्रह क्या होगा? मेघ में नाद, मेघ के समान नाद है जिसका, मेघ का नाद मेघ के लिए नाद। तो बताएं कौन सा होगा? तो बिल्कुल मेघ के समान नाद है जिसका, वही कहलाया मेघनाद। कौन कहलाया? मेघनाद, वही कहलाया था। चरण कमल अभी फिर आ गया, देखो चरण कमल किस समास का उदाहरण है बताओ? तो क्या हो जाएगा? कमल रूपी चरण। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? अभी बताया मैंने, कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण। तो क्या हो जाएगा? चरण कमल, है ना? बताओ देखें, चरण कमल, कमल रूपी चरण, क्या बताना है? हाँ, कर्मधारय समास, ठीक है, कमल रूपी चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? लाज, जिसका कोई जवाब नहीं है, लाजवाब। तो ये कहीं ना कहीं उपसर्ग है, इसके कारण किस में जाएगा? अव्ययी भाव समास में जाएगा। ठीक है ना? मैं स्पीड से तो नहीं दे रहा आज आंसर, मुझे पता है, जहां तक मैं आपको समय भी दे रहा हूं। सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास क्या है? सिंह नर, नर सिंह, और नर सिंहा, और सिंहा नर। और वैसे मैं आप लोगों के कमेंट भी देखता हूं, कमेंट देखता हूं कि आप लोग क्वेश्चन आते ही तो आप उत्तर दे देते हो, आप इतने फास्ट हो। तो मुझे लगता है कि मैं आपको समय देता हूं, ऐसी बात नहीं है, पर्याप्त समय देता हूं। किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? पंचपात्र चतुरानन त्रिभुवन शतक। पंचपात्र चतुरानन, क्या पूछ रहा है? बहुव्रीहि समास है, पंचपात्र त्रिभुवन शतक चतुरानन, बिल्कुल मिल गया आपको बहुव्रीहि समास। तो यह है बहुव्रीहि समास। कौन सा? चार है आनंद जिसके, वह है ब्रह्मा। ठीक है, ये तीन भवनों का समूह, 100 वस्तुओं का शतक। ठीक है, पंचपात्र पांच पत्र, तीनों के तीनों द्विगु के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रातों रात, कानों कान, हाथों हाथ, बीचों बीच, है ना? तो यहां पे इसका सही समास विग्रह क्या होगा? रात और रात में, रात में रात, रात ही रात में, रात से रात तक, है ना? तो इसमें ये होता है कि रातों रात चोरी हो गई, मतलब रात ही रात में चोरी हो गई, मतलब सुबह हुणी कौन देवी हूं, पहला साफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरणागत में कौन सा समास है? अब इसमें आप, इसमें शरण में आगत करो या शरण को आगत करो, कुछ भी कर लो, होगा क्या? तत्पुरुष समास होगा। जैसा विग्रह करोगे वैसा नामकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही बड़ा सामासिक पद का उचित विग्रह क्या होगा? दही बड़ा, दही का बड़ा, दही और बड़ा, दही या बड़ा, दही में डूबा बड़ा, बताओ कौन सा बड़ा? तो आपको तो कौन सा बड़ा पसंद है इसमें से? मुझे तो ये पसंद है, दही में डूबा हुआ बड़ा। ऐसे ही अगर पकौड़ी हो गई तो क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा क्या? आनंद आ जाएगा, है ना? तो पकौड़ी, तो पकी हुई बड़ी पकौड़ी कहलाती है। नेक्स्ट, मुखचंद्र, अभी मैंने बताया था, बता दो सही। समस्त पद का सही विग्रह क्या होगा? मुख के समान चंद्र, यानी मुख समान है चंद्र। ये तो प्रतिप अलंकार हो जाता है फिर तो, है ना? उल्टा, मुख और चंद्र, चंद्र के समान मुख या मुख में चंद्र, बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दे दिया, चंद्र के समान मुख। नेक्स्ट है, पुष्प धनवा का सही समास विग्रह क्या होगा? जो पुष्पों की धेनु है, जो पुष्पों से धनवान है, वह जिसके पुष्पों का धनुष है, अर्थात कामदेव, जो पुष्पों से आच्छादित है। बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दे दिया, वह जिसके पुष्पों का धनुष है, कामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? द्वंद्व का उदाहरण नहीं है। पाप पुण्य, यथाशक्ति, राजा प्रजा, जीवन मरण, ये तो कुछ सरल दे दिया मैंने, ऑप्शन है ना, गलती से सरल दे दिया, तो ये नहीं होगा, ये अव्यय भाव का, पाप और पुण्य, राजा और प्रजा, जीवन और मरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, दिनानुदिन, ये बहुत बढ़िया है, दिनानुदिन, है ना? तो इसमें समास कौन सा होगा? दिन, दिनानुदिन, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें समय लेके बताएं, रटा हुआ है वो अलग बात है, बाकी समय लेके बताएं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए इसमें जो है अव्यय भाव समास है, याद रखना, अव्यय भाव, क्योंकि दिन के बाद दिन, दिनानुदिन, क्योंकि इसको जब आप अलग करोगे तो दिन प्लस अनुदिन, अनुदिन का मतलब पीछे आने वाला, अनु उपसर्ग होता है, उसका मतलब होता है के पीछे, दिन के पीछे जो दिन आता है, दिनानुदिन। अंशुमाली, है ना? अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशु, अंशु सूर्य की किरणों को बोलते हैं, माली, माली बोलते हैं सूर्य को, तो ये कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अंशुओं का माली है जो, कौन है वो? वह
सूर्य। अंधकूप में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव। बताओ, देखें फटाफट इसका आंसर दीजिए। अंधकूप में है कर्मधारय समास। अंधा है जो कुआ, अंध है जो कूप। बिल्कुल, एक दिन कमेंट किया था किसी ने कि सर चेंज नहीं होते, शब्द नहीं होते, 99% नहीं हो सके, ठीक है, लेकिन मेरी बात याद रखना, हिंदी में 100% कुछ भी नहीं है। हिंदी इसीलिए अपवादों का घर कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिधि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय या फिर बहुब्री। अब बताओ कौन सा करोगे? द्विगु करोगे या बहुब्री की ओर जाओगे? बताओ देखें, द्विगु करोगे या बहुब्री की ओर जाओगे? लेकिन करना इसमें नवनिधि के दाता, नौ निधियों के दाता। अन्याय में कौन सा समास है? तो अन्याय में आप देख लीजिए कौन सा है, तत्पुरुष है, द्विगु है, अव्ययी भाव है, या कौन सा है? तो साहब इसमें कौन सा है? इसमें न न्याय, इसका विग्रह क्या होगा? न न्याय, यानी कौन सा समास है? नय तत्पुरुष है। कौन सा है? नय तत्पुरुष है, अन उपसर्ग लगा है, इसलिए उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया शिक्षण विधियों का, अच्छा सूचना प्रौद्योगिकी। तो देखिए मैंने एक बहुत स्पीड से और एक्सप्लेन करते हुए कंटिन्यू जो रखते हुए पूरे हिंदी के क्वेश्चन करवाए हैं। अब हम चलते हैं इंटरनेट प्रौद्योगिकी। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML का आशय क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मीडियम लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मेक लैंग्वेज। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और उसका उत्तर भी आपको सही देना होगा, तभी जाके आनंद आएगा। बताओ देखें, टाइम आज ज्यादा समय ले लिया कि मैंने? थोड़ा सा नहीं, ज्यादा समय तो नहीं लिया मैंने, फिर भी हाँ बताओ देखें कौन सा राइट होगा? तो इसका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आपने किसी ने कोर्स किया हुआ HTML का तो बढ़िया कोर्स होता है, मैंने बचपन में गलती से कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी में जीविकोपार्जन या आजीविका के लिए उपलब्ध है? सोशल मीडिया, वेब मास्टर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर कौन सा होगा? मतलब सूचना जीविकोपार्जन के लिए उपलब्ध है तो वो है, आप जानते हैं आज लोग YouTube के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपनी जीविका जो है वो चला रहे हैं। तो सोशल मीडिया जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी में एक आजीविका का साधन बना हुआ है। तो अब कोई कहते हैं गुरुजी थे भी तो ही कर रहे हो ना भैया, वो मारो शौक है, मार तो जीविका पार्जन जी की नौकरी सुचाल। फ्लॉपी डिस्क तथा हार्ड डिस्क, और इसके देखो कितने फायदे भी हो रहे हैं कि आज जो है अगर आप ढंग से पढ़ते हो ना तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती, मैं जहां तक समझता हूं। क्योंकि इस बार जो सेट की क्लासेस जो मैं स्टार्ट करा रहा हूं, मैं आपको एक बात और बता दूं, हालांकि मैं पूरी एक साथ चर्चाएं करूंगा, लेकिन पैटर्न ये रहेगा कि थ्योरी भी करवाऊंगा। और मैंने आपको जैसा कि एक बात बता दिया, मैं फिलहाल कोई भी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज को बढ़िया मैनेज करने का प्रयास कर रहा हूं सेट की, और बाकी आपको पूरा यही करवाऊंगा, थ्योरी और प्लस वस्तुनिष्ठ, ताकि आपको थ्योरी आप पढ़ के आए, फिर मैं थ्योरी करवाऊं, वो आप नोट्स में अपने बनाते रहें, और उसके बाद में मेरे नोट्स आएंगे वो भी मैं जरूर उपलब्ध करवाऊंगा। क्योंकि हमेशा किसी भी किताब का या किसी के भी नोट्स हो, प्रथम संस्करण जो होता है उसमें गलतियां रहती है, बच्चे गलतियां पकड़ाते हैं और बाद में उसको दूसरा तीसरा संस्करण आता है तब तक संशोधित होती है। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसी गलतियां सबके होती है। और देखो बाकी देखने का नतीजा वो होता है, नतीजा होता है कि अगर मान लो वो है ना, एक हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल कि अगर पूछा जाए कि गिलास की स्थिति कैसी है, तो आधे स्टूडेंट क्या बोलेंगे? ये आधा खाली है, आधे क्या बोलेंगे? आधा भरा हुआ है। तो वो देखने का नजरिया होता है और कुछ नहीं है। किसी को क्लासेस से फायदा हो रहा है, किसी को लगता है कि गुरुजी बेवकूफ बना हुआ है, तो अब मैं बना रही हूँ, मैं खुद बन रहा है, बात तो ठंडाई है। चलिए, फ्लॉपी डिस्क तथा हार्ड डिस्क में डाटा को संग्रहित या प्राप्त किसकी सहायता से किया जाता है? रीडर हेड, राइटर हेड, रीड राइट हेड या असेंबलर? ये बताओ भाई, आप लोग बताओ, मेरे तो ये दिमाग में आ नहीं रहा है। मतलब ये क्या पूछ रहा है? डाटा को संग्रहित या प्राप्त, अच्छा अच्छा फ्लॉपी, तो वो होता है रीड राइट हेड। कौन सा होता है? रीड हेड या राइट हेड नाम से जाना जाता है। एक वो है नहीं, वो रैम और रोम उस टाइप से है ना। हार्ड डिस्क में प्लेटर किस पदार्थ के बने होते हैं? नायलॉन, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या फिर ग्लास के? जो प्लेटर होते हैं, प्लेट्स वगैरह होते हैं प्लेटर, तो वो किसके बने होते हैं?
बताओ देखें, नाइलॉन, प्लास्टिक, प्लास्टिक रत कौन हुआ है, गिलास रा भी कौन हुआ है, नाइलॉन रा भी कौन हुआ है, अपने आप एल्यूमिनियम की तरफ दिमाग जासी। ऑप्शन ही ऐसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे कि संग्रहण इकाई जो सीडी होती है, सीडी रोम है ना, रोम का भी रीड ओनली मेमोरी है ना, और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, दोनों का अलग अलग फॉर्म है। तो रोम किस पदार्थ से बनी होती है, बताओ देखिए, जो रोम है वो किस पदार्थ से बनी होती है, किस पदार्थ से बनी होती है, वो थी एल्यूमिनियम। ये रोम जो होती बनी होती है पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट जो है ये इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के आर्थिक विकास को प्रदर्शित करने हेतु किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री अधिक उपयुक्त होगी। किसी देश को के आर्थिक विकास को अगर प्रदर्शित करना है तो किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री अधिक उपयोग होगी। तो इसमें तो होता है लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ के माध्यम से मतलब उसको प्रदर्शित अच्छी तरह से किया जा सकता है, लाइन ग्राफ। नेक्स्ट, आपने बचपन में यूज भी लिया होगा शायद मेरे ख्याल से, कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, बिल्कुल शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ाता है, ये विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता दिखाने का मौका देता है, यह विद्यार्थियों की शैक्षणिक दक्षता को बढ़ाता है, या ये सक्रिय भागीदारी को भी बढ़ाता है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। बताओ देखिए कौन सा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी रचना, ये गलत है। वो केवल शिक्षक अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए थोड़ी बताता है, मतलब अपनी डींगे आंकने के लिए, अपने प्रशंसा करवाने के लिए उसका प्रयोग थोड़ी करता है। बाकी तीनों सही है। चार्ट बनाते समय किस सोपान को ध्यान में रखना चाहिए, उसकी गुणवत्ता, या फिर चार्ट का प्रयोग क्या होगा, या चार्ट सजाने के लिए क्या क्या चीज मिलेगी, या चार्ट के प्रयोग करने की अवधि, कि भाई कितने सीमा तक चार्ट का प्रयोग कर सकते हो। आपने उत्तर बिल्कुल सही दिया, चार्ट की गुणवत्ता देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो चार्ट की गुणवत्ता पर जाएगा ध्यान। श्रव्य दृश्य सामग्री को वर्गीकृत करने हेतु अनुभव शंकु का प्रारूप प्रतिपादित किया गया था। ये जो अनुभव शंकु का प्रारूप था ये किसने प्रतिपादित किया था, डेविस, एडगर डेल, एन फ्लेंडर, या फिर हार्ट ने। डेविस, फ्लेंडर या हार्ट, कौन सा होगा, पढ़ रखा है क्या ये पहले। इसका राइट उत्तर है एडगर डेल। क्या है, एडगर डेल। निम्नलिखित में से क्या श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, इनमें से कौन सी सामग्री नहीं है, बताओ देखें। तो वो क्या होगी, वो राइट उत्तर होगा टेप रिकॉर्डर। क्या होगा वो, टेप रिकॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में निम्न में से किस श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग जो है प्रत्यय अधिगम में सहायक है, बताओ देखें कौन सा है राइट। अब बस 2-4 प्रश्न बचे हैं, फटाफट बताओ कौन सा है सहायक है। वो है मॉडल, प्रतिमान। क्या होगा, मॉडल या फिर प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सुमेलित करना है। क्या करना है, सुमेलित। ग्राफिक सामग्री, प्रक्षेपित सामग्री, त्रिआयामी सामग्री, डिस्प्ले बोर्ड सामग्री। मिलान कीजिए फटाफट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मिलान कीजिए, बताइए। देखो, ग्राफिक सामग्री को किससे मिलाओगे, मानचित्र से, ठीक है, और प्रक्षेपित सामग्री को मिलाओगे स्लाइड से, त्रिआयामी सामग्री को मिलाओगे मॉडल से, और डिस्प्ले क्या होती है, बुलेटिन बोर्ड होता है। तो यानी 2 3 4 1, कौन किसमें है 2 3 4 1, ये रहा 2 3 4 1। या ये अच्छा प्रश्न है, याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेक्षण की एक अमुद्रित बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मेरा स्टूडेंट, खास स्टूडेंट जो है वो ये देख रहा होगा, जो मेरी हेल्प करता है आजकल, एक अच्छा बंदा है और जो खुद हेल्प करने के लिए आता है कि सर एक बार मैं चेक कर दूं ताकि कोई गलती ना रहे। तो ऐसे बंदे, तो बताएं, प्रश्न बहुत है कि अमुद्रित सामग्री नहीं है, टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो, समाचार पत्र। कुछ देर तक उसे भी लगा कि प्रश्न गलत है, लेकिन गलत नहीं था, अमुद्रित सामग्री नहीं है। इसका मतलब होता है कि मुद्रित सामग्री कौन सी है, तो इन 3 में से मुद्रित सामग्री कौन सी है, समाचार पत्र। लैंग्वेज देखना प्रश्न की, बहुत जबरदस्त लैंग्वेज है, मेहनत बोलेगी, मेहनत बोलेगी। निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है, छपी हुई सामग्री, या फिर ट्रांसपेरेंसी ओवरहेड प्रोजेक्टर, या फिर ऑडियो कैसेट, कौन सी है बताओ देखें। तो ये अनुदेशन सामग्री दिमाग में आती है, OHP आना चाहिए, यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर।
क्या होता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से प्रकाशीय संग्रहण युक्ति कौन सी मानी जाती है? प्रकाशीय संग्रहण युक्ति कौन सी मानी जाती है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम या उपयुक्त सभी? तो ये थोड़ा सा प्रश्न जो है बढ़िया है, इसमें क्या होना चाहिए? बाकी मेरे ख्याल से इसमें उपयुक्त सभी होना चाहिए। ये हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, हाँ ये उपयुक्त सभी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के मतलब तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के मतलब प्रतिपादक थे, वो कौन है? देखो तरल इस शब्द पे गौर करना, स्किनर, वर्णन, थॉर्नडाइक या कैटल, बताओ देखिए कौन सा होगा? तरल पे गौर करना, क्रिस्टलीय बुद्धि के कहीं बुद्धि पे दिमाग में थॉर्नडाइक की ओर चले जाओ, ऐसा मत करना, इसका ध्यान रखना। कैटल जो है इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु क्या है? 12 है। 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु क्या है? 12 है। अब उसकी बुद्धिलब्धि जो है वो कितनी होगी? बताओ देखें। तो क्या करोगे इसका? कैसे करते हैं? MA बटा CA है क्या? MA बटा CA इंटू 100, यही है क्या फॉर्मूला? बस 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु यानी 12 बट्टा 10 इंटू 100, तो 10 12 120, और यही निकल जाएगा भाई, मन ठाको नहीं है, मैं तो भूल क्यों है, 120 MA बटा CA इंटू 100 मानसिक आयु, और ये CA मतलब वास्तविक आयु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है? किसके मापन के लिए किया जाता है? प्रोग्रेस यानी व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि या सृजनात्मकता, बताओ देखिए किसके लिए? तो यह प्रयोग किया जाता है बुद्धि मापने के लिए। किसके लिए किया जाता है? बुद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था? बताओ देखिए, ये बहुत बढ़िया है। किसके द्वारा? तो ये किया गया था बीने द्वारा। कब किया गया था? तो बताएं, 1904 से 5 जो था बीने द्वारा किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मेयर एवं सैलोवी कौन है? मेयर एवं सैलोवी के अनुसार कौन सा क्षेत्र संवेगात्मक बुद्धि का नहीं है? भावनाओं को अनुभव करना, भावनाओं का विचारों में एकीकृत करना, भावनाओं को दमित करना, भावनाओं को प्रतिबिंबित करना, बताओ देखिए कौन सा हो जाएगा? तो देखिए बाकी सब ठीक है, अनुभव कीजिए, एकीकृत कीजिए, लेकिन दमित नहीं करना है, ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से इमोशनल एंड इंटेलिजेंस पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? ये पढ़ रखा है क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस? तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है, आपने दे दिया होगा, मेयर, गोलमैन, सैलोवे या कोई नहीं? तो बिल्कुल इसका राइट उत्तर है गोलमैन। क्या होगा इसका राइट उत्तर? होगा गोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने डैश 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 ने पहली बार भावनात्मक बुद्धि जो है वो परिभाषित की थी? किसने की थी? बताओ देखें बताओ किसने की थी? तो वो की थी गॉर्डनर, स्टर्नबर्ग, डैनियल गोलमैन, डेना जोहर, पीटर सेलोवे और जॉन। भावनात्मक बुद्धि आए तो सेलोवे और मेयर। कौन है? सेलोवे और मेयर। अभी पढ़ के आए थे, उस क्वेश्चन के आधार पर भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है बहुबुद्धि। क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? बताओ देखें किसे जाना जाता है? तो वो बहुबुद्धि शब्द आते ही, बहु शब्द आते ही आपने कर दिया होगा, ये तो हम जब साइको पढ़ते हैं तभी रटना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आयाम जेपी गिलफोर्ड द्वारा नहीं है? जेपी गिलफोर्ड ने जो दी थी संक्रियाएं, प्रणाली, विषय वस्तु, उत्पाद, इनमें से एक नहीं है, गिलफोर्ड द्वारा दिया। कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों, कौन सा है? आपने उत्तर दे दिया क्या? प्रणाली। कौन सा है? प्रणाली। बाकी संक्रियाएं, विषय वस्तु, उत्पाद गिलफोर्ड से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था? सबसे पहले कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इसका उत्तर है 120। कौन है इसका उत्तर? 120। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 150 का पेपर कंप्लीट होता है। मैं आपको छोटी सी राय और दे देता हूं
कि इसी तरह से अपने जो क्लास का टाइम मैं आज देखूंगा टेलीग्राम पर जो है क्या रिव्यू आया हुआ है, उसी टाइम मैं क्लास अपलोड करूंगा। जो ज़्यादा बच्चे चाहेंगे, देखो ये तो नियम है, रूसो ने कहा है कि, नहीं रूसो ने कुछ नहीं कहा, मैं ही कह रहा हूँ, बहुमत के हिसाब से चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अधिकतम लाभ हो, यही प्रयास है हमारा। ठीक है। और मैं फिर एक बात बता दूं, 100% हम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। अपनी ओर से 2.5 घंटे यहाँ खड़े रहकर स्कूल के अलावा टाइम निकालकर जो टाइम देते हैं, ये भी अपने आप में बहुत है। मानो तो माँ गंगा हूं, न मानो तो बहता पानी, वो चीज है। फिर भी उम्मीद है कि इस मेहनत से कईयों का भला होगा और उत्सव मनाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सिलेक्शन होंगे आप लोगों के। और इसी प्रार्थना के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं और शुभ दिन।